नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 462, आसो परिवार संकट में है। डिंग डिंग। माबेई परिवार के व्यक्ति ने अपने भाई को बुलाया, जो माबेई ताइको था, जो तोसाकुरा साम्राज्य का एक सेनापति था। भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या परिवार ने मेरा पैसा ले लिया? फोन के दूसरी तरफ माँ ताइगू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बूढ़े थर्ड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने कैसीनो में अपना सारा पैसा खो दिया है? क्या तुम्हें संदेह है कि परिवार ने तुम्हें निशाना बनाने के लिए जानबूझकर किसी को काम पर रखा है? मबोसा बुरो ने गुस्से से कहा, नहीं। अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो मेरा मानना है कि मैंने अपना बैंक कार्ड अपने पास नहीं छोड़ा और कार्ड में मौजूद पैसा एक पल में गायब हो जाएगा। घर पर छिपा कर रखे गए मेरे बैंक कार्ड के पैसे भी गायब हो गए हैं। मेजर राजेंद्र पटेल के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक क्षण रुको, लाओ सान। मेजर राजेंद्र पटेल ने तुरंत अपना कंप्यूटर खोला और अपने बैंक कार्ड चेक किए। उन्होंने जल्दी ही देखा कि कई कार्डों पर बैलेंस शून्य था और बैंक कार्डों पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। डिंग डिंग। माबेई ताइकू का सेल फोन फिर बज उठा। इस बार फोन करने वाला माबे सबुरो नहीं था, बल्कि उसका बेटा था। पिताजी, क्या हो रहा है? मैं अपने बैंक कार्ड का इस्तेमाल किसी चीज़ के भुगतान के लिए नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी कुछ खरीदा है और उसका भुगतान नहीं कर पाया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शर्मिंदा था। माताइगू के बेटे ने उनसे शिकायत की। मेजर राजेंद्र पटेल बेहद बदसूरत दिखते थे। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, हो सकता है कि यह बैंक प्रणाली की खराबी हो, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करो। फोन रखने के बाद माबेई ताइकू ने दूसरों से संपर्क किया और उनसे भी पूछताछ करने को कहा। जल्द ही उन्हें प्रतिक्रिया मिल गई। माँ परिवार के कार्डों में जमा सारा पैसा चला गया, लेकिन उनकी कंपनी के खातों में जमा धन वापस आ गया। अयान सक्सेना, यह अयान सक्सेना ही होगा। मेजर राजेंद्र पटेल बेहद बदसूरत दिखते थे। उन्होंने आनुवंशिक दवाओं के विकास में भाग लिया और अयान सक्सेना की हत्या का नेतृत्व उनके माबेई परिवार ने किया था। उनके पैसे गंवाने का कारण संभवतः अयान सक्सेना का बदला था। समय पल पल बीतता गया। मेजर राजेंद्र पटेल परिवार के मुख्यालय पहुंचे, जहां बहुत से लोग एकत्र हुए थे और वे सभी बहुत बदसूरत दिख रहे थे। कुलपति, माँ ताइगू ने एक बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। पति का नाम माँ जिनजिन है और वह इतना गुस्से में है कि वह फटने वाला है। उसके बैंक कार्ड में सबसे ज्यादा पैसा है, लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कई अलग अलग कार्डों में विभाजित है। अप्रत्याशित रूप से वे सभी चले गए। उनमें से कुछ कार्ड गुमनाम थे, लेकिन वे सभी मिल गए। बैंकों के पास गुमनाम कार्डों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, विशेषकर उन कार्डों के बारे में जिनमें बहुत अधिक धनराशि जमा होती है। जियाओबेई कार्ड के मालिक की पुष्टि करने के लिए बैंक की जानकारी खोज सकता है। ताइगो, क्या तुम्हें कुछ मिला? माँ बेजिन ने मुझसे पूछा। मेजर राजेंद्र पटेल ने अपना सिर हिलाया, कुलपति, नहीं। लेकिन हमारे माबेई परिवार के खिलाफ ये चोरी सबसे अधिक संभावना ब्लैक सम्राट यानी अयान सक्सेना द्वारा की गई थी। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास ये कौशल है। सभी लोग तुरंत गाली देने लगे। माजिन ने गंभीरता से कहा, क्या हम बैंक से भुगतान करने के लिए कह सकते हैं? माबेई ताइगो, अगर यह पासबुक में संग्रहीत है तो शायद यह संभव है, लेकिन बैंक कार्ड में पैसे वापस पाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत संभावना है कि बैंक में मौजूद सारा डेटा गायब हो जाएगा। अनुमान है कि बैकअप सिस्टम का सारा डेटा नष्ट हो गया है। किसी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम उस पर मुकदमा करने जा रहे हैं। हम उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करने जा रहे हैं। अयान सक्सेना को हमें स्पष्टीकरण देना होगा। बाकी लोग भी गालियां दे रहे थे। क्षति इतनी गंभीर थी कि उनके हृदय से खून बहने लगा। माँ ताइको, सभी, हमारी कंपनी में अभी भी पैसा है। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो कंपनी का पैसा खत्म हो सकता है। शायद हमें फांसी भी दे दी जाएगी। हमसे चुराया गया पैसा हमारी हत्या के लिए $10,000 का इनाम देने के लिए पर्याप्त है। सब चुप हो गए। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, लेकिन हेई हुआंग ने वाकई इनाम पर लोगों को मारने की हिम्मत की है। इससे पहले कई सुपर अमीर लोगों को इनाम पर मार दिया गया है। ताइगो, क्या आप अयान सक्सेना से बात कर सकती हैं और हमारे पैसे मांग सकती हैं? माँ परिवार के एक बूढ़े आदमी ने पूछा। उनकी सेवानिवृत्ति बचत के सभी करोड़ों डॉलर खत्म हो गए। आसो ताइको ने आह भरते हुए कहा, यह मुश्किल है। वह शायद अपने मुंह में रखा मांस बाहर नहीं थूकेगा। अयान सक्सेना केवल हमारे असो परिवार को ही क्यों निशाना बना रहा है? क्या असो जियों की पिछली घटना पहले ही समाप्त नहीं हो चुकी है? एक अन्य व्यक्ति ने प्रश्न किया। एसो ताइको, एसो जिन और अन्य लोग चुप रहे। वे स्थिति को जानते थे और अयान सक्सेना पर हमले का समर्थन करते थे। योजना बहुत अच्छी है और उनका मानना है कि इसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक है।
अंत में हमला तो हुआ, लेकिन अयान सक्सेना ठीक रहे। यहाँ तक कि दोपहर के भोजन में भी देरी नहीं हुई। आसो परिवार पर हमला रात में किया गया। पहले घर जाने का समय हो गया है। सभी लोग यिन को ढूंढने जाएं और देखें कि क्या कल उन्हें अपना पैसा वापस मिल सकता है। गड़बड़ मत करो, वरना कंपनी का खाता खाली हो जाएगा, आसो जिन ने गहरी आवाज में कहा। अधिकांश लोग अनिच्छा से चले गए, लेकिन असो परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य, जैसे ताइको असो, वहीं रुक गए। चीफ, कुछ अजीब बात है। हमारे बैंक कार्डों में जमा सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अयान सक्सेना सिर्फ आधे दिन में इतने सारे बैंकों को कैसे हैक कर सकता है? किसी ने संदेह से पूछा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, इसमें दो संभावनाएं हैं। पहली यह कि अयान सक्सेना ने एसो जियोंग के मुसीबत में पड़ने के बाद स्थानांतरण शुरू कर दिया और उसे पहले से ही हमारे खाते की जानकारी की स्पष्ट जानकारी थी। दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हर कोई स्तब्ध रह गया। कुछ देश अब एआई उद्योग को जोर शोर से विकसित कर रहे हैं। एआई का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, लेकिन यह अभी तक उतना शक्तिशाली नहीं है। एसो ताइको ने कहा, अगर कोई और होता तो शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने की संभावना बहुत कम होती। लेकिन अगर अयान सक्सेना ऐसा नहीं कहते तो शायद वह पहले ही ऐसा कर चुके होते। आसो जिन ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चीनी अधिकारियों से बात करें और देखें कि क्या हम अयान सक्सेना पर पैसे वापस करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन बैंक कार्डों में उनके 3 अरब अमेरिकी डॉलर जमा हैं। वह पैसे को यूं ही जाने देने को तैयार नहीं था। कुलपति, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। चीनी अधिकारी निश्चित रूप से हमसे सबूत मांगेंगे। हमारे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह अयान सक्सेना ने किया था। वे अयान सक्सेना पर पैसे वापस करने के लिए दबाव कैसे डाल सकते हैं? आसो ताइको ताओ। एसो निशिकी, आपका मतलब है कि हमें हार स्वीकार कर लेनी चाहिए? एसो ताइको ने आह भरते हुए कहा, कुलपति, मुझे चिंता है कि जितना अधिक हम विरोध करेंगे उतना ही अधिक हम खो देंगे। हम अपनी कुछ जानें भी खो सकते हैं। डिंग डिंग। ठीक इसी समय आसो ताइको का सेल फोन बज उठा। यह एक अपरिचित संख्या है। एसो ताइको ने फोन रख दिया और दूसरे पक्ष ने शीघ्र ही पुनः फोन किया। ताइको आसो ने उत्तर दिया। नमस्ते। फोन के दूसरी तरफ से अयान सक्सेना की आवाज आई, जनरल असो है न? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रशंसक हेई हुआंग ने कहा है कि आपने मुझ पर हमला करने के लिए किसी को किराए पर रखा है। वह आपके पूरे आसो परिवार को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहता है। ताइको आसो का चेहरा बदल गया। अयान सक्सेना, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा और रिकॉर्डर चालू कर दिया। अयान सक्सेना ने कहा, जनरल एसो, उत्साहित मत होइए। मैंने पहले ही ब्लैक सम्राट को आपके पूरे कबीले को मारने का विचार छोड़ने के लिए मना लिया है। उसकी एक शर्त है। उसने कहा कि तुम्हें मरना होगा, नहीं तो वह तुम में से कम 10 लोगों को मौत के घाट उतार देगा। ताइको एसो, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, अयान सक्सेना, तुमने हमारा पैसा चुराया है और तुम अब भी चाहते हो कि मैं मर जाऊं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अयान सक्सेना ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए कहा, तुमने क्या कहा? तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे हैं। यह मेरा कोई काम नहीं है। हेई हुआंग ने यह नहीं कहा कि उसने ही यह सब किया है। वह बस तुम्हें मारना चाहता है। उसने कहा कि यदि कल सुबह भी तुम जीवित रहे तो तुम में से 10 लोग मर जाएंगे, जिनमें तुम और तुम्हारे 2 बेटे भी शामिल होंगे। अध्याय 463, आसो ताइको की मृत्यु। माबेई ताइगो पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। अयान सक्सेना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त भी मर जाएंगे। मेजर राजेंद्र पटेल ने तीखी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये ब्लैक एम्परर ने किया है। मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की है। ब्लैक एम्परर ने कहा है कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप भी जारी रख सकते हैं। कुछ और उच्च स्तरीय निंजा भेजो जिन्होंने ड्रग्स लिया है। मुझे लगता है कि उन्हें मेरे माता पिता को मारने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस समय तक काला सम्राट संभवतः आप सभी को मार चुका होगा। मेजर राजेंद्र पटेल बेहद बदसूरत दिखते थे। मिस्टर सक्सेना, चलिए इस पर बात करते हैं। आपने हमारा बहुत सारा पैसा ले लिया है, तो चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? अयान सक्सेना, मैंने हेई हुआन को मनाने की पूरी कोशिश की है। उसने जोर देकर कहा कि अगर तुम नहीं मरोगे तो तुम में से 10 लोग मर जाएंगे। तुम उसके गुस्से को जानते हो। वह अपनी बात पर कायम रहता है। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। सबने मेजर राजेंद्र पटेल की ओर देखा। माबेई ताई गुलियान कुर्सी पर बैठ गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति कुछ ही समय में खत्म हो गई हो। जब मां अनिंदिताओं की मृत्यु हुई तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उसकी बारी है। वह पाता है कि अयान सक्सेना उस पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा है। अयान सक्सेना ने मृत्यु के देवता की तरह अपनी मृत्यु की घोषणा की। चीफ,
अगर हम सचमुच उसके माता पिता, उसके ससुर और अन्य लोगों को मार डालें, तो हम अयान सक्सेना को डराने में कामयाब हो सकते हैं। मेजर राजेंद्र पटेल ने अपने कबीले के नेता की ओर देखा और कहा। माँ बेईजिन ने आह भरी, क्या आप जुआ खेलना चाहते हैं? विफलता का परिणाम यह है कि हमारा पूरा माबेई परिवार मेरे साथ दफन हो जाएगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आप अभी भी युवा हैं और युवा पीढ़ी अभी भी युवा है। यह आप पर निर्भर करता है। मेजर राजेंद्र पटेल चुप रहे। उसके 2 बेटे हैं लेकिन कोई पोता पोती नहीं है। अगर वह और उसके 2 बेटे मर जाते हैं तो उसका कोई वंशज नहीं होगा। एक लंबे समय माबेई ताइगो खड़ी हुई। मैं समझती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उन्हें मेजर राजेंद्र पटेल की मृत्यु की खबर मिली। सुबह अयान सक्सेना जाग गया। उसने अपना सेल फोन चालू किया। ज़ियाओबेई ने उन्हें संदेश भेजा कि मेजर राजेंद्र पटेल मर चुके हैं। आप चेहरे पहचानने में अच्छे हैं। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। अगर मेजर राजेंद्र पटेल नहीं मरे तो माबेई परिवार के 10 सदस्य जरूर मरेंगे। वह सिर्फ बकवास नहीं कर रहा है। माबेई परिवार ने पहले उस पर हमला किया। अगर वह जवाबी हमला नहीं करता तो उससे भी ज्यादा भयानक हमला उसका इंतजार कर रहा होता। मैं आपसे 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और माँ ताइगो की जान ले लूंगा और आप बड़ी मुश्किल से ही इससे बाहर निकल पाएंगे। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। वह पूरे माँ परिवार पर इनाम रख सकता था, लेकिन ऐसा करने का परिणाम ये होगा कि उन पर भी इनाम रखा जाएगा। माँ परिवार ने बैंक से जो पैसा कमाया था वह खत्म हो गया था, लेकिन उनके पास अभी भी कई उद्योग थे जिन्हें बहुत सारे पैसों में बेचा जा सकता था। संयमित तरीके से जवाबी हमला करना तथा आवेगपूर्ण न होना सर्वोत्तम है। अर्जुन सक्सेना, क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई? अयान सक्सेना नीचे चला गया और सविता मेहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस दिन अयान सक्सेना पर हमला हुआ था। अगर ऐसी स्थिति आती तो शायद एक सामान्य व्यक्ति को रात में लंबे समय तक बुरे सपने आते। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, माँ, सब ठीक है। अर्जुन सक्सेना, क्या तुम आज राजधानी वापस जा रहे हो? राजीव कुमार बाथरूम से बाहर आए और पूछा। अयान सक्सेना, मैं आज राजधानी वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। पापा, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई ऐसी बात है जिसमें मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता है? अर्जुन सक्सेना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोनों ने खाने की मेज पर बैठकर नाश्ता किया। राजीव कुमार ने कहा। अर्जुन सक्सेना, जैसे जैसे तुम्हारा प्रभाव बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कई चीज़ों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टार ड्रीम टेक्नोलॉजी को अलग करना चाहता हूं और बाकी कारोबार की देखभाल के लिए मैं सीधे एक पेशेवर प्रबंधक ढूंढूंगा। आप क्या सोचते हैं? अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, पिताजी, यह अच्छा है। अतीत में कई मामलों को राजीव कुमार को स्वयं निपटाना पड़ा था तथा कुछ विदेशी मामलों को निपटाने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा था। अब ये सचमुच आवश्यक नहीं है। कंपनी में अन्य लोग उन्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करते। अर्जुन सक्सेना, यदि कोई पेशेवर प्रबंधक प्रभारी हो तो कंपनी का विकास धीमी गति से होगा और कमाई भी कम होगी। राजीव कुमार। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अगर आप इसे छोड़ सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी अब ज़्यादा पैसा कमाती है या कम। सिसी और अन्य लोगों को भविष्य में निश्चित रूप से धन की कमी नहीं होगी। राजीव कुमार ने सिर हिलाकर कहा, यह अच्छी बात है। इसके बाद मैं स्टार ड्रीम टेक्नोलॉजी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करूंगा। पूरे जू ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण कंपनी स्टार ड्रीम टेक्नोलॉजी है। अयान सक्सेना, पिताजी, यह अच्छा है। रोशनी मेहरा पहले से ही 8 महीने की गर्भवती हैं और जल्द ही बच्चे को जन्म देंगी। बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ समय तक उनके पास कंपनी का प्रबंधन करने का समय नहीं होगा। प्रिय, तुम्हें ये कैसे पता चला? सविता मेहरा। शूज शिटुआन की स्थापना राजीव कुमार ने की थी और कई लोग उनके अनुयायी बन गए। वह वास्तव में इसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। राजीव कुमार, स्थिति अब अलग है। अयान सक्सेनारू के प्रभाव से मेरे बिना भी जू ग्रुप पेशेवर प्रबंधकों के नेतृत्व में अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। इस वजह से समूह के कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। सविता मेहरा ने अयान सक्सेना की तरफ देखा और पूछा, अर्जुन सक्सेना, आप बंदरगाह और खदानें खरीद रहे हैं, पूंजी श्रृंखला में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? अगर पूंजी श्रृंखला मजबूत होगी तो लाओ जू थोड़ा और समर्थन करेगा। शायद जू कबीला अभी भी आपकी मदद कर सकता है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो। मुझ पर बैंक का 150 अरब रुपया बकाया है और बैंक खाते में अभी भी 160 अरब से अधिक पैसा है जो कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने अभी तक गुप्त विदेशी खातों में जमा 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हिसाब नहीं लगाया है। आज की विनिमय दर पर यह राशि लगभग 130 बिलियन है और बेकहम इस धन का उपयोग निवेश के लिए करेंगे। बेकहम की क्षमता को यदि सीमित नहीं किया गया तो वह अंधाधुंध तरीके से धन कमा सकते हैं और पूरे वित्तीय बाजार को ध्वस्त कर सकते हैं। आप इसे वापस क्यों नहीं कर देते? सविता मेहरा एक अजीब जगह पर थी।
अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्याज दर वैसे भी कम है। अगर मैं ये पैसा रखूंगा तो मुझे सरकार से कुछ लाभ मिलने का मौका मिलेगा। अगर मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा तो ये सिर्फ ब्याज नहीं होगा। सविता मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना की स्थिति जानकर उसने मन ही मन राहत की सांस ली। कई सुपर रिच लोग अपने पैसे की वजह से डूब गए। अयान सक्सेना के पास बहुत सारा कैश फ्लो था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बीप बीप, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। रोशनी मेहरा ने वीडियो कॉल के जरिए बात की। अयान सक्सेना ने वीडियो कनेक्ट किया और अनिंदिता सक्सेना को देखा। अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में पूछा, पापा, क्या आप दादा दादी के घर पर हैं? आप कब आओगे? मैं अपने दादा दादी के घर पर हूँ। अयान सक्सेना ने ये कहा और अपने मोबाइल फोन का कैमरा सविता मेहरा की ओर तान दिया। दादी, अनिंदिता सक्सेना ने मधुर स्वर में पुकारा। जियानक्सी, मेरी प्यारी दादी तुम्हें याद करती हैं। दादी और तुम्हारे पिता ये देखने के लिए राजधानी जा रहे हैं कि तुम कैसी हो। सविता मेहरा का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। ठीक है, ठीक है। दादी, दादाजी कहाँ हैं? क्या दादाजी भी आ रहे हैं? मुझे आपकी और दादाजी की भी याद आती है। अयान सक्सेना ने फोन राजीव कुमार की ओर घुमाया। राजीव कुमार ने तुरंत कहा, शिक्सी के दादाजी भी यहीं हैं। वे पहले आपसे मिलने आए हैं और फिर वे कंपनी के कामकाज को संभालने के लिए वापस आएंगे। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने खुशी से सिर हिलाया। माँ, दादाजी और दादी जी आ रहे हैं। अनिंदिता सक्सेना अपना मोबाइल फोन हाथ में लेकर रोशनी मेहरा के पास पहुंची। अध्याय 464 पत्नी, यह जियाओ बेई है। संयुक्त राज्य अमेरिका। CIA निदेशक रॉबर्ट ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें तोसाकुरा देश से खबर मिली कि इस बात की प्रबल संभावना है कि अयान सक्सेना ने पहले ही मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित कर ली है। आसो परिवार में 10 से ज्यादा लोग हैं और उनका सारा पैसा खत्म हो चुका है। अयान सक्सेना को पहले से जांच नहीं करनी चाहिए। रॉबर्ट मन ही मन दुखी था। आसो परिवार के पास कई बैंक कार्ड हैं, जिनमें से अधिकांश तोसाकुरा देश के घरेलू बैंकों के हैं, लेकिन कई कार्ड अन्य देशों के बैंकों के भी हैं। कुछ कार्ड अभी भी गुमनाम हैं। इस मामले में सभी कार्डों में धन हस्तांतरित किया गया है। रॉबर्ट को लगा कि भले ही अयान सक्सेना के पास शानदार हैकिंग कौशल हो, लेकिन मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा किया भी जा सके तो इसमें बहुत समय लगेगा। अयान सक्सेना को इस पर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? कमांडर इन चीफ, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। रॉबर्ट ने स्थिति की सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को दी। रॉबर्ट, इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुझसे पूछा। रॉबर्ट, सर, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। हमारी अमेरिकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन अगर हम मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सामना करते हैं तो हम केवल बर्बाद हो सकते हैं। ईस्ट सकुरा कंट्री से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की चोरी की गई। अयान सक्सेना ने यह नहीं कहा कि ब्लैक एम्परर इस $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए जिम्मेदार था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रॉबर्ट, क्या आपका मतलब यह है कि अयान सक्सेना इस 1 अरब अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल वित्तीय बाजार में पैसा बनाने और पागलों की तरह हमारा खून चूसने के लिए कर सकता है? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी शक्तिशाली है? रॉबर्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी सभी योजनाओं को जान सकती है। हमारे पास इसके बारे में कोई रहस्य नहीं है। जब हमारे ऑपरेटर काम करते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम में से प्रत्येक की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से जान सकती है। ये हमें हमसे बेहतर जानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भले ही अयान सक्सेना मर जाए, लेकिन उसकी बनाई ये चीज गायब नहीं हो जाएगी, है ना? रॉबर्ट ने सिर हिलाया। हाँ, कमांडर, शायद हमें अभी भी अपनी योजना बदलनी होगी। अगर हम अयान सक्सेना को अपने पक्ष में कर लें तो हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाएगी और वित्तीय बाजार से जो पैसा हम कमाएंगे उससे हम राष्ट्रीय ऋण चुका सकेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति गहन विचार में डूबे हुए थे। यद्यपि वह कभी कभी बहुत पागल हो जाता है, परंतु वह मूर्ख नहीं है। रॉबर्ट, पहले ये पुष्टि करो कि क्या वास्तव में मजबूत कृत्रिम बुद्धि मौजूद है। ठीक है कमांडर। अयान सक्सेना, राजीव कुमार, सविता मेहरा और अन्य लोग शाही राजधानी पहुंचे। पापा, दादी, अनिंदिता सक्सेना खुशी से अयान सक्सेना और अन्य लोगों की ओर दौड़ी। अयान सक्सेना नीचे बैठ गया और अनिंदिता सक्सेना को गले लगाने का इंतजार करने लगा। अप्रत्याशित रूप से अनिंदिता सक्सेना ने पलटकर सविता मेहरा के पैरों को पकड़ लिया और सविता मेहरा ने जल्दी से अनिंदिता सक्सेना को उठा लिया। बहन, तूने अपने पिता से झूठ बोला। अयान सक्सेना खड़ा हुआ और उसने अनिंदिता सक्सेना के छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी। वाह पिताजी, मैंने बहुत दिनों से दादी को नहीं देखा है। मुझे उनकी याद आती है। अनिंदिता सक्सेना मधुर मुस्कान के साथ बोली। मेरी प्यारी सास, माता पिता। अयान सक्सेना के माता पिता और रोशनी मेहरा विला से बाहर आए। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्त विला पर आ पहुंचे।
राजीव कुमार और उनके दोस्तों ने चारों ओर देखा और सोचा कि यह जगह बहुत अच्छी है। प्रिय, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की नब्ज पकड़ी और मुस्कुरा दिए। रोशनी मेहरा ने गर्भवती होने के बाद से कोई शारीरिक जांच नहीं करवाई है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अयान सक्सेना के चिकित्सकीय कौशल के कारण उसकी जांच के नतीजे ज़्यादा सटीक हैं। शाम को अयान सक्सेना ने अध्ययन कक्ष में काम किया। रोशनी मेहरा फलों की प्लेट लेकर अध्ययन कक्ष में आईं। पत्नी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अयान सक्सेना ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। रोशनी मेहरा ने संदेह से पूछा, क्या बात है? अयान सक्सेना ने एक यूआरएल दर्ज किया और ज़ियाओ बेई से संपर्क किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सुंदर छोटी बिल्ली दिखाई दी। मालिक, छोटी बिल्ली ने अयान सक्सेना को आवाज़ दी। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा से कहा, पत्नी, इसका नाम ज़ियाओ बेई है। हालांकि यह अभी भी मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता से थोड़ा पीछे है, लेकिन यह अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं से कहीं आगे निकल गया है। इसमें मानवीय भावनाओं का अभाव है, लेकिन तार्किक सोच की मजबूत क्षमता है। रोशनी मेहरा ने बिल्ली के बच्चे को उत्सुकता से देखा। सिमरन, उसने आवाज़ लगाने की कोशिश की। म्याऊं। नमस्ते मालकिन, स्टीरियो से ज़ियाओ बेई की आवाज़ आई। अयान सक्सेना, ज़ियाओ बेई, अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ भी होता है तो आप मेंग्याओ की बात सुनेंगे, समझे? गुरुजी, मैं समझ गया। रोशनी मेहरा का चेहरा बदल गया। पति जी, आपने ये कहा, क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई खतरा हो सकता है? अयान सक्सेना ने खड़े होकर उसे गले लगा लिया। ज़्यादा मत सोचो, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर मेरे ऐसा करने की संभावना बहुत कम है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सिमरन तुम्हारे लिए तुरुप का पत्ता हो सकती है। इस हमले के दौरान मुझे तोसाकुरा से 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। ज़ियाओ बेई इस पैसे का इस्तेमाल वित्तीय बाजार में पैसा बनाने के लिए करेगा। इसमें इंटरनेट पर जबरदस्त क्षमताएं हैं। रोशनी मेहरा चिंतित थी, क्या ये सचमुच असंभव है? अयान सक्सेना ने उसे चूमा और कहा, बिल्कुल नहीं। जैसा कि कहा जाता है, हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम दुश्मन का पहले से अनुमान लगा लें तो खतरे में पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। कृपया ये यूआरएल लिख लें। इस यूआरएल पर आप चाहे कहीं भी लॉग इन करें, ज़ियाओ बेई आपको ढूंढ लेगा। दूसरों के लिए इस यूआरएल को दर्ज करना बेकार है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। उसने यूआरएल लिख लिया। हनी, कृपया हाल फिलहाल कहीं मत जाना, बस घर पर ही रहना, ठीक है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। रोशनी मेहरा ने अपना सिर अयान सक्सेना के कंधे पर टिका दिया और बुदबुदाए। ठीक है। एक सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। राजीव कुमार और सविता मेहरा उन्हें जाने देने के लिए थोड़े अनिच्छुक थे, क्योंकि मैजिक सिटी में अभी भी उन्हें कुछ काम निपटाने थे। पिताजी, आइए और हमारा पीछा कीजिए। अनिंदिता सक्सेना की हंसी चांदी की घंटी की तरह लग रही थी। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोगों का समुदाय में हरी घास पर पीछा किया। मेजबान, आप घास पर अपनी उड़ान क्षमता के साथ महान स्तर तक पहुंच गए हैं। सिस्टम की आवाज़ अयान सक्सेना के दिमाग में गूंज रही थी। अयान सक्सेना के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी भर गई और उसी समय उसकी तंत्रिका रेखाओं और शरीर की कोशिकाओं में सूक्ष्म परिवर्तन हुए। अंततः एक महान व्यक्ति। यह आसान नहीं है। अयान सक्सेना भावुक हो गए। सिस्टम, मेरी साधना में बहुत सुधार हुआ है। मैं पौराणिक स्तर पर पहुंच गया हूँ। मैं कितनी दूर तक उड़ सकता हूँ? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। उन्होंने इस बारे में तब पूछा था जब उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची पौराणिक स्तर पर पहुंची थी, और उस समय की प्रणाली के अनुसार वह अपने पैरों को गीला किए बिना कई 100 मीटर चौड़ी नदी को उड़कर पार कर सकते थे। सिस्टम होस्ट, अब आप 1 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। ठीक है, पहले की तुलना में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। यदि उस पर भारी गोलाबारी हो रही हो तो वह उड़ान भर सकता है और फिर अत्यंत तीव्र गति से हमले वाले क्षेत्र से बाहर निकल सकता है। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए। तुम रुक क्यों गए? अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में पुकारा। पिताजी आ रहे हैं। अयान सक्सेना खुशी खुशी उसके पास पहुंचा। आधा महीना अनजाने में ही बीत गया। डिंग डिंग। अरुण राव ने अयान सक्सेना को फोन किया और कहा, श्री सक्सेना, छोटी स्टेल्थ अटैक पनडुब्बी का निर्माण हो गया है। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। अब उसका सिस्टम स्पेस 5000 क्यूबिक मीटर जितना बड़ा हो गया है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है और पूरा सिस्टम स्पेस खाली है। वह उसमें बहुत सारे हथियार भरना चाहता था। एक बार आपको अच्छा अवसर नहीं मिलता। विदेश जाना, हवाई जहाज से विदेश जाना अभी भी थोड़ा जोखिम भरा है। अगर चीन में लोग अरुण राव से इसे मांगेंगे तो वे उन्हें दे देंगे। उन्हें ये पता लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी कि यह कहाँ रखा है। कमांडर जू, कृपया इसे सभी प्रकार के हथियारों और गोला बारूद से भर दें। मैं इसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। अयान सक्सेना ने मुंह खोला। अध्याय 465। क्या ये प्रलय दिवस पनडुब्बी है?
अरुण राव ने कहा, मिस्टर सक्सेना, आप हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करते हैं। उनके अंदर जाकर उनकी प्रशंसा करना शायद सुरक्षित न हो। मिस जू, मुझे विश्वास है कि आप सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी है और हो सकता है कि मैं भविष्य में हथियारों और गोला बारूद का भी अध्ययन करूं। ये बेकार में नहीं है कि मुझे देश का पैसा देना पड़ रहा है न? अरुण राव ने तुरंत कहा, मिस्टर सक्सेना, ये पैसे की बात नहीं है। देश के प्रति आपकी मदद को देखते हुए ये छोटी सी चीज़ कुछ डॉलर के बराबर है। मैं इसके लिए आपसे पैसे क्यों लूँगा? मैं बस आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। आप किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं? अयान सक्सेना, पिस्तौल, राइफल, सब मशीन गन, स्नाइपर राइफल, शॉटगन, हल्की और भारी मशीन गन, मल्टी बैरल मशीन गन, सभी प्रकार की। आइए इनमें से कुछ लें। कृपया अधिक गोलियां तैयार रखें। मुझे सभी प्रकार के बम, रॉकेट लॉन्चर, व्यक्तिगत मिसाइलें आदि दीजिए। अधिक आंसू गैस, फ्लैश ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड आदि लाओ तथा विशेष मिश्र धातु से बनी कुछ तलवारें लाओ। अरुण राव, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मिस्टर सक्सेना, आप सिर्फ संग्रह नहीं कर रहे हैं, है न? क्या आप प्रलयकालीन पनडुब्बी बनाने जा रहे हैं? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। अगर भविष्य में ब्लू स्टार पर मशरूम युद्ध छिड़ जाता है तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी प्रलयकारी पनडुब्बी होना बहुत बढ़िया होगा? मंत्री अमित सिंह, कृपया मैंने जो कुछ कहा है उसे सुरक्षित रखें। अरुण राव, मिस्टर सक्सेना, तो आप खाद्यान्न भंडारण नहीं करते? अयान सक्सेना ने कहा, ये पनडुब्बी बहुत छोटी है। अगर हम बहुत सारे हथियार जमा कर लें तो खाने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचेगी। इसके अलावा अगर मैं बंदूकें जमा कर लूं तो मुझे खाने के खत्म होने की चिंता क्यों होगी? अरुण राव, ये बात तो सही है। मिस्टर सक्सेना, मुझे इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देनी है। इस बात की पूरी संभावना है कि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अरुण राव ने सावधानी से कहा। अयान सक्सेना, आवश्यक रहने की जगह के अलावा भंडारण स्थान में जितना संभव हो सके उतनी मार्शल आर्ट को संग्रहित करने का प्रयास करें। यदि आपको मेरी उपरोक्त बात पसंद आई तो कोई समस्या नहीं है। इतना कहकर अरुण राव ने फोन रख दिया। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। शाम को ओल्ड जियांग अयान सक्सेना के घर डिनर के लिए आया। ओल्ड जियांग सेना में एक बड़ा पद था और वह स्थिति के बारे में पूछने आया था। रात्रि भोजन के बाद अयान सक्सेना और श्री जियांग अध्ययन कक्ष में चले गए। अर्जुन सक्सेना, आप ऐसी पनडुब्बी क्यों बनाना चाहते हैं? श्री जियांग ने पूछा। अयान सक्सेना कुछ देर चुप रहे और बोले, मिस्टर जियांग, चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं आपसे खुलकर बात करूंगा। मैं लंबे समय तक जीवित रह सकता हूं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में दुनिया की स्थिति कैसी होगी। मुझे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत चाहिए। जियांग लाओ ने संदेह से पूछा, आप मार्शल आर्ट में बहुत मजबूत हैं। अपनी ताकत से आप किसी भी स्थिति में जीवित रह पाएंगे। अयान सक्सेना, बोले जियांग, जब मैं किसी दुश्मन का सामना करता हूं तो क्या मैं उसे हवा में थप्पड़ मारकर या बम फेंककर अधिक ऊर्जा खर्च करता हूं? मैं देश की मजबूती के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ता है मेरी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भविष्य में पीठ में छुरा घोंपने की थोड़ी चिंता होती है। जियांग लाओ ने तुरंत कहा, अर्जुन सक्सेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अयान सक्सेना मुस्कुराए। मुझे पता है कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीने के लिए अभी कम से कम 150 साल और हैं। मिस्टर जियांग, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में कोई भी मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा? श्री जियांग चुप थे। वह वास्तव में इसकी गारंटी नहीं दे सकता था। मिस्टर जियांग, अगर भविष्य में मैं बहुत ताकतवर हो जाऊं और देश मुझे जगह न दे सके तो मैं कहीं और जाकर रह सकती हूं। बेशक, अगर देश में कोई समस्या नहीं है तो मैं निश्चित रूप से देश में रहूंगा। आपको मुझे जानना चाहिए, अयान सक्सेना ने कहा। जियांग लाओ, आप इन चीजों का उपयोग देश में नहीं कर सकते। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, इस बारे में चिंता मत करो। सामान अंदर रखो। जब मैं सुनिश्चित कर लूंगा कि कोई समस्या नहीं है तो मैं इस पनडुब्बी को निर्जन गहरे समुद्र में ले जाकर इंतजार करने दूंगा। मैं शायद लंबे समय तक वहां नहीं जा पाऊंगा। मिस्टर जियांग, मैं किसी से तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें तैयार करवाऊंगा। धन्यवाद, श्री जियांग, अयान सक्सेना ने कहा। जियांग लाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आपने देश के लिए इतना योगदान दिया है, इसलिए हम सहमत हुए हैं। अर्जुन सक्सेना, वह बल क्षेत्र ढाल। अयान सक्सेना, मैंने बल क्षेत्र ढाल प्रौद्योगिकी पर शोध लगभग पूरा कर लिया है। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसे आपको दे दूंगा। जियांग लाओ, अर्जुन सक्सेना, अदृश्य आयन शील्ड तकनीक, बल क्षेत्र शील्ड, इन दोनों का उपयोग जहाज पर नहीं किया जा सकता। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। वे समुद्री जल से बहुत परेशान होते हैं। लड़ाकू विमान स्टील था आयन शील्ड का उपयोग करते हैं और बमवर्षक विमान दोनों का उपयोग करते हैं।
दुश्मन को पानी पिलाने के लिए यह पर्याप्त है। श्री जियांग ने सिर हिलाया। ये सही है। अर्जुन सक्सेना, क्या आप सेना के उपकरणों के बारे में सोचना चाहते हैं? अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग, हमारे देश की सेना दुनिया में सबसे अच्छी है। अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो कोई बात नहीं, है ना? क्या दुश्मन अब भी हमारी मातृभूमि पर हमला कर सकता है? जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है, लेकिन आपने वायुसेना और नौसेना को बहुत मदद की है। सेना के सभी अधिकारी ईर्ष्यालु हैं। कुछ लोग आपके पास आना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें दबा दिया। आपका यांत्रिक पैंथर, अयान सक्सेना यू, मैकेनिकल लेपर्ड के निर्यात संस्करण में एक निश्चित प्रकार के सुपरलॉय का उपयोग नहीं किया जाता है। स्वाभाविक रूप से सैन्य उपयोग के लिए बेहतर सुपरलॉय का उपयोग किया जाता है, लेकिन वह सुपरलॉय अभी भी एक सुरक्षित टन है। उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करने दो। जब मेरी रोबोट तकनीक और अधिक उन्नत हो जाएगी तो मैं उनके लिए यांत्रिक तेंदुओं का एक बैच बनाने के लिए सुपर मिश्र धातु का उपयोग करूंगा। तब तक ड्रोन और मैकेनिकल तेंदुए उपलब्ध हो जाएंगे। श्री जियांग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने देखा कि आपने इसे कैमल किंगडम को बेच दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वे सभी बहुत लालची हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैमल कंट्री को दिए गए यांत्रिक तेंदुओं के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं हूं। इन यांत्रिक तेंदुओं पर विशेष मिश्र धातुओं का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी रोबोट निर्माण तकनीक अभी मास्टर स्तर पर है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वे ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच जाएंगे। अर्जुन सक्सेना, मैं उनसे बात करूंगा। जियांग लाओ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। आपकी पनडुब्बी लगभग 3 दिनों में भर जाएगी। समय आने पर आप स्वयं जाकर इसे देख सकते हैं। यदि आप इससे संतुष्ट न हो तो मुझे बताएं। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। अयान सक्सेना समुद्र तट पर स्थित एक सैन्य बंदरगाह पर पहुंचे। एक काली पनडुब्बी वहां चुपचाप तैर रही थी। इसका विस्थापन 2000 टन है, जो इसे पनडुब्बी के अंदर एक छोटा सा उपकरण बनाता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ा भी है। ये 90 मीटर लंबी और 7 से 8 मीटर चौड़ी है। यह मानवरहित पनडुब्बी है और बहुत सारा गोला बारूद ले जा सकती है। मिस्टर सक्सेना, अंदर की सारी बंदूकें खाली हैं। हमने सभी गोला बारूद की कई बार जांच की है। अयान सक्सेन्यू को एक अधेड़ उम्र का आदमी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इसका परीक्षण किया है ना? इस पनडुब्बी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने खुशी से सिर हिलाया। ये बहुत शक्तिशाली है। जब तक इसे बहुत तेज नहीं चलाया जाता, यह अनिश्चित काल तक यात्रा कर सकता है। यह 1300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है। इस गहराई पर यह टारपीडो से नहीं डरता। इसकी संचार व्यवस्था भी मजबूत है और यह मानवरहित पनडुब्बी है, इसलिए यदि यह डूब भी जाती है तो भी हमारा नुकसान अधिक नहीं होगा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, यह मेरा है। अगर तुम्हें चाहिए तो बाद में और भी बना सकते हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने आह भरी। यह इसके लायक नहीं है। इसके बारे में बाकी सब कुछ अच्छा है, सिवाय इसके कि इसकी लागत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। हमारा वार्षिक सैन्य व्यय अभी भी बहुत कम है। अयान सक्सेना ने कुछ नहीं कहा। उनके पास पैसा है, इसलिए दर्जनों पनडुब्बियां दान करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन पनडुब्बियां बड़ी जानलेवा होती हैं, इसलिए वह उन्हें दान नहीं कर सकते। ये मानवरहित पनडुब्बियां हैं और उनके पास मजबूत हैकिंग कौशल है। सैन्य ड्रोनों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता, उन्हें चार्ज करने की जरूरत होती है, और ये मानवरहित पनडुब्बियां स्वयं चार्ज हो सकती हैं। वह उच्च अधिकारियों को ईर्ष्यालु नहीं बनाना चाहता था। अध्याय 466 पनडुब्बी सिस्टम अंतरिक्ष में प्रवेश करती है। मध्यम आयु वर्ग के इस व्यक्ति का नाम चेन हुई था और वह अयान सक्सेना के साथ पनडुब्बी में गया था। अयान सक्सेना की पनडुब्बी एक मानवरहित पनडुब्बी है, लेकिन पनडुब्बी लोहे की नहीं बनी होती। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह ऊपर नीचे तैर सके, इसके अंदर भी एक निश्चित मात्रा में जगह होती है। अब उन स्थानों पर बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं। वहाँ ढेर सारी बंदूकें और सभी प्रकार के गोला बारूद थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के ग्रेनेड के दर्जनों बक्से भी शामिल थे, जिनकी कुल संख्या हजारों में थी। इसके अलावा यहाँ कई रॉकेट लॉन्चर, टैंक रोधी माइन्स आदि भी मौजूद हैं। अयान सक्सेना ने इन सभी बातों को सिस्टम स्पेस में डाल दिया है। अगर वह कोई कदम उठाते हैं तो न केवल छोटे देशों को बल्कि बड़े देशों को भी मुश्किल होगी। वह मजबूत है, उसकी गति और रक्षा क्षमता बहुत तेज है, लेकिन यदि वह आक्रमण करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इन गोला बारूद के साथ स्थिति अलग है। उसके पास भगवान स्तर की निशानेबाजी है, उसकी शूटिंग बहुत सटीक है, और मल्टी बैरल मशीन गन की पुनरावृत्ति उसके लिए उल्लेख करने लायक नहीं है। इन सब के साथ वह एक मानव बुर्ज है, अभी भी तेजी से चलने में सक्षम। ये चीजें देखने में बहुत अच्छी हैं। अयान सक्सेना ने मुट्ठी भर गोलियां उठाईं और मुस्कुराया। पनडुब्बी में बंदूकें और गोलियां हैं, जिनमें से कुछ को सील नहीं किया गया है, जबकि अन्य को सील करके संरक्षित किया गया है।
अच्छी तरह से संरक्षित की गई बंदूकें और गोलियां दर्जनों दिनों के बाद भी चलाई जा सकती हैं, लेकिन अयान सक्सेना के लिए ये सब एक जैसा है। उन्होंने इन्हें सिस्टम स्पेस में संग्रहीत कर दिया, और जब उन्होंने इन्हें सैकड़ों बार बाद में निकाला तब भी वे बिल्कुल नए जैसे ही थे। मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस पनडुब्बी में एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइलें हैं। वे सीलबंद हैं और आप सामान्य परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेन हुई ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अयान सक्सेना आश्चर्यचकित थे, यह अस्तित्व में क्यों है? ये दोनों ही घातक हथियार हैं। उन्होंने सोचा कि देश उन्हें ये सब नहीं देगा। चेन हुई, श्री सक्सेना, देश आप पर भरोसा करता है। इन दोनों का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मुझे सामान्य परिस्थितियों में इनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। समय पल पल बीतता गया। अयान सक्सेना ने पूरी पनडुब्बी को घुमा दिया। भाई चेन, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं इन चीजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन स्वयं ही कर लूंगा। अयान सक्सेना मुस्कुराए। चेन हुई ने सिर हिलाया। मिस्टर सक्सेना, मैं डॉक पर हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मैं जल्द ही यहाँ आ जाऊंगी। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। चेन हुई ने पनडुब्बी छोड़ दी। अयान सक्सेना मुख्य नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। यह मानवरहित पनडुब्बी है और इसमें एक मुख्य अन्वेषण कक्ष भी है, जिसे जरूरत पड़ने पर नियंत्रित किया जा सकता है। उसने एक USB ड्राइव लगाया। मालिक, कुछ ही देर में सिमरन की आवाज सुनाई दी। सिमरन, पूरी पनडुब्बी पर नियंत्रण रखो। इस पनडुब्बी को गोदी से दूर ले जाकर उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए अनुरोध जारी करें। अयान सक्सेना ने आदेश दिया। अच्छा गुरुजी। 5 मिनट बाद पनडुब्बी धीरे धीरे बंदरगाह से निकल गई और शीघ्र ही समुद्र में गायब हो गई। धीरे धीरे शाम हो गई। ये पनडुब्बी पहले ही तट से काफी दूर थी और काफी समय पहले ही रडा की पकड़ से गायब हो चुकी थी। प्राप्त करें। अयान सक्सेना की मानसिक शक्ति का विस्तार हुआ। उसकी मानसिक शक्ति ने पूरी पनडुब्बी को कवर कर लिया। वह इतनी बड़ी वस्तु को जमीन पर सिस्टम स्पेस में स्टोर नहीं कर सकता था, लेकिन वह समुद्र में ऐसा कर सकता था। पूरी पनडुब्बी एक पल में गायब हो गई। चारों ओर से समुद्र का पानी अयान सक्सेना की ओर दबाव डाल रहा था। हालांकि अभी पनडुब्बी गहरी नहीं थी और समुद्र के पानी का दबाव अयान सक्सेना के लिए नगण्य था। पुकारना। जल्द ही अयान सक्सेना पानी की सतह पर पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था, आकाश में केवल तारे ही तारे थे। अयान सक्सेना अपने ज्ञान के बल पर तारों के माध्यम से दिशा निर्धारित कर सकता है। भूमि के इस ओर अयान सक्सेना ने एक लंबी दहाड़ लगाई और तेजी से लहरों पर आगे बढ़ गया। वह हर सेकंड दर्जनों मीटर आगे बढ़ सकता है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है, और यह गति अयान सक्सेना की सबसे तेज गति नहीं है। 2-3 घंटे बाद अयान सक्सेना जमीन पर पहुंच गया। अयान सक्सेना अगली सुबह जल्दी ही बंदरगाह पर पहुंच गया। मिस्टर सक्सेना, आप पनडुब्बी कहाँ है? चेन हुई ने संदेह से पूछा। अयान सक्सेना तो आ गया, लेकिन पनडुब्बी नहीं आई। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पनडुब्बी को छिपा दिया गया है। पनडुब्बी और उसके अंदर की सभी चीजें मेरे संग्रह हैं। मैं हर साल 1 या 2 दिन निकाल कर जाकर देख सकता हूँ। भाई चेन, मैं पहले निकलूंगा। कुछ ही देर बाद अयान सक्सेना और उसकी सुरक्षा कर रहे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी वहां से चले गए। चेन हुई ने स्थिति की रिपोर्ट दी। उपरोक्त में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अयान सक्सेना भविष्य की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस पनडुब्बी को छिपा देगा ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। एकीकृत स्थान का कुल क्षेत्रफल 5000 घन मीटर है और हमने 2000 घन मीटर से अधिक पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अभी भी बहुत जगह है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। वह उस स्थान का उपयोग कई ड्रोन और यांत्रिक तेंदुए स्थापित करने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बहुत छोटे ड्रोन लगाने की योजना बनाई, जिनमें से प्रत्येक का आकार मुट्ठी भर था और 1 क्यूबिक मीटर में हजारों ड्रोन रखे जा सकते थे। 500,000 ड्रोन रखने के लिए उन्हें सिर्फ 500 क्यूबिक मीटर की जरूरत थी। प्रत्येक यांत्रिक तेंदुआ अधिक स्थान घेरता है, इसलिए 2000 घन मीटर से अधिक स्थान बचता है, तथा अनुमान है कि इसमें केवल 3000 ही रखे जा सकते हैं। लेकिन ये पर्याप्त है। 10 लाख ड्रोन, 3000 यांत्रिक तेंदुए, विभिन्न प्रकार के हथियार और अयान सक्सेना की मजबूत ताकत एक युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अनजाने में ही कुछ दिन बीत गए। रोशनी मेहरा पहले से ही 9 महीने की गर्भवती थी। डिंग डिंग, अरुण राव ने अयान सक्सेना को बुलाया। अयान सक्सेना ने पूछा, मिलिट्री जू, क्या बात है? अरुण राव ने कहा, मिस्टर सक्सेना, आपका विला बनकर तैयार है। हमने अभी अभी जीर्णोद्धार पर बहुत सारा पैसा बचाया है। अब हमें बस विला में हवा भरने का काम करना है। यह विला पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बना है और इसका डिजाइन आधुनिक है। इसमें लगभग आधे महीने में शिफ्ट हुआ जा सकता है। मैं तुम्हें तस्वीर भेजूंगा।
अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं और अंततः उसे बात समझ में आ गई। शाही राजधानी में स्थित विला कुछ मामलों में अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थीं जो अयान सक्सेना को बहुत पसंद नहीं थीं। उदाहरण के लिए, कई छोटे लड़के हर दिन अनिंदिता सक्सेना का पीछा करते थे। उदाहरण के लिए, ये पक्ष शीर्ष के अधिक निकट है। वह राजनीति में बहुत अधिक शामिल नहीं होना चाहते। अपनी योग्यता के कारण वह बहुत आगे है तथा श्रेष्ठ स्थिति में है। राजनीति में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। बूजू, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अयान सक्सेना ने कहा कि अरुण राव ने इस विला पर काफी विचार किया है। श्री सक्सेना, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। निर्माण और नवीनीकरण टीम ने सबसे अधिक मेहनत की। अरुण राव ने कहा। अयान सक्सेना के विला का भूतल निर्माण आसान है, लेकिन इसमें 6 मंजिलें भूमिगत हैं, इसलिए निर्माण और सजावट आसान काम नहीं है। कमांडर जू, कृपया लोगों की कुल संख्या गिनें। मैं उनमें से प्रत्येक को 200,000 रुपये का बोनस दूंगा। अयान सक्सेना ने कहा। अरुण राव ने आश्चर्य से कहा, प्रति व्यक्ति 2 लाख। श्री सक्सेना, इसमें काफी लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए कुल मिलाकर यह बहुत बड़ी रकम है। अयान सक्सेना ने कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें थोड़ा बोनस देना ही उचित है। बूजू, आपके पास भी एक प्रति है। अरुण राव ने मना कर दिया, मुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बस काम निपटाया और चीजों का समन्वय किया। मैंने कुछ नहीं किया। अयान सक्सेना ने कहा। बूजू, आप मैनेजर हैं। अगर आपको लगता है कि 200,000 पर्याप्त नहीं है, तो मैं आपको कुछ और दूंगा। मत करो, यह कोई छोटी रकम नहीं है। क्या मुझे इसे छोड़ नहीं देना चाहिए? अरुण राव ने शीघ्रता से कहा। अगर कोई और उसे 200,000 का बोनस देता तो अरुण राव उसे लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उस पर रिश्वतखोरी का आरोप लग सकता था। लेकिन अगर यह बोनस अयान सक्सेना ने दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अध्याय 467 रोबोट प्रौद्योगिकी उन्नयन। शाम को अयान सक्सेना का परिवार एक साथ खाना खाने बैठा। मेरे पास अच्छी खबर है, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिंदिता सक्सेना ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या खुशखबरी है? अयान सक्सेना ने उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, जीक्सी, क्या तुम हमेशा से यह नहीं सोचती रही हो कि हमारा नया घर कब बनकर तैयार होगा? नया घर तो बनकर तैयार हो ही गया है। हम 2 सप्ताह में वहां चले जाएंगे। अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। चेन मेई ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, बेटा, हम नए घर के बनने के 2 सप्ताह बाद ही उसमें चले गए। क्या कोई समस्या होगी? क्या इससे मेंग याओ की गर्भावस्था पर असर पड़ेगा? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। माँ, इसकी चिंता मत करो। घर में एक शक्तिशाली ताज़ी हवा प्रणाली है जो हर समय हवा का आदान प्रदान करती है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड या ऐसा कुछ भी जमा होने का कोई रास्ता नहीं है। लिन हाय, अगर घर में कोई समस्या नहीं है, तो मेंग याओ के लिए वहीं बच्चे को जन्म देना बेहतर होगा। ससुराल वाले वहीं हैं, इसलिए उनके लिए कभी भी आना सुविधाजनक है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। पत्नी, सिसी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? अयान सक्सेना ने पूछा। रोशनी मेहरा ने अपने पेट को छूते हुए धीरे से कहा, वापस जाना बेहतर है। हालांकि यह घर हमें दिया गया है, लेकिन इस घर में घर जैसा एहसास उतना मजबूत नहीं है। मेरे कुछ दोस्त शंघाई में भी हैं। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना की ओर देखा और अनिंदिता सक्सेना बोली, पापा, मैं कुछ समय के लिए यहाँ आना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे अपने दादा दादी की बहुत याद आती है। हाँ, ऐसी स्थिति में हम 2 सप्ताह में वहाँ चले जाएंगे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सबको खबर पता चली। हालांकि उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अयान सक्सेना और उसका परिवार जरूर वापस चले जाएंगे। अन्यथा अयान सक्सेना ने वह विला क्यों बनवाया? विला में 6 भूमिगत मंजिलें हैं, जिनमें विभिन्न प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं, इसलिए अयान सक्सेना के लिए वहां रहना अधिक सुविधाजनक है। अर्जुन सक्सेना, क्या आप नए घर में जाने पर कोई पार्टी या कुछ और करने वाले हैं? बूढ़े आदमी ने पूछा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े आदमी, भूल जाओ। मेंग याओरू 9 महीने से गर्भवती है और अब 9.5 महीने हो गए हैं। नियत तारीख लगभग आ गई है। उसे परेशान करना अच्छा नहीं है। ये सच है। बूढ़े आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। पलक झपकते ही 1 हफ्ता बीत गया और अयान सक्सेना, अनिंदिता सक्सेना और बाकी लोगों के साथ रोबोट के साथ खेलने चला गया। ये रोबोट यानहुआंग रोबोट कंपनी के लोगों द्वारा अनिंदिता सक्सेना के लिए बनाए गए खिलौने थे। यानहुआंग रोबोट कंपनी जैसे कई विशेषज्ञ हैं और उनके लिए हाथ से कुछ खिलौना रोबोट बनाना मुश्किल नहीं है। ये रोबोट बाजार में उपलब्ध रोबोटों से कहीं अधिक मज़ेदार हैं। होस्ट, आपकी रोबोट तकनीक को ग्रैंड मास्टर स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। सिस्टम की आवाज़ अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी और उसी समय भारी मात्रा में सूचनाएं उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना की हालत देखी। उनकी रोबोट तकनीक को ग्रैंड मास्टर स्तर तक उन्नत किया गया है।
इस क्षेत्र में अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा दोगुनी हो जाएगी। अगर उनका आधार अच्छा है तो वे कुछ उल्लेखनीय बदलाव दिखाने में सक्षम होंगी। अफसोस की बात है, अनिंदिता सक्सेना हमेशा की तरह खेलती रहीं। ऐसा लगता है कि उनमें प्रतिभा के विकास के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। इस स्थिति में केवल एक ही संभावना है, अनिंदिता सक्सेना के पास इस क्षेत्र में बुनियादी प्रतिभा कम है और सुधार का कोई खास असर नहीं होगा। अयान सक्सेना को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अनिंदिता सक्सेना बहुत कुछ जानती हैं और वह एक अलग रास्ता अपना सकती थीं। रोबोट प्रौद्योगिकी ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई है, ये बहुत अधिक मजबूत है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। यदि विमान निर्माण प्रौद्योगिकी ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच जाती है तो यह विश्व की शीर्ष प्रौद्योगिकी के बराबर हो सकती है, लेकिन रोबोट प्रौद्योगिकी के लिए ये सच नहीं है। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी बहुत कम समय से अस्तित्व में है। बाकी शीर्ष रोबोट कंपनियों के पास केवल मास्टर स्तर की तकनीक है और उनकी तकनीक बहुत व्यापक नहीं है। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अन्य रोबोटिक्स कंपनियों को कम से कम 10 वर्ष पीछे छोड़ दिया है। हम ऐसे रोबोट बना सकते हैं जो युद्ध में काम आएं और ऐसे रोबोट बना सकते हैं जो आम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। उसने मन ही मन सोचा, युद्ध रोबोट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण है और देश की यह मांग है। जीवित रोबोट को सावधानी से विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं होने पर कई लोग व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। यदि रोबोट इस तरह विकसित किए जाएं तो अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जीवित रोबोट सुरक्षा गार्ड, बच्चों की देखभाल करने वाले और सफाई कर्मियों की कई नौकरियां छीन सकते हैं। दोपहर को अनिंदिता सक्सेना सो गईं। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गया और जल्दी से कीबोर्ड पर टैप करने लगा। दोपहर में लिन हाय और उसके दोस्त अनिंदिता सक्सेना को खेलने के लिए बाहर ले गए, जबकि अयान सक्सेना खेल जारी रखता रहा और शाम तक उन्होंने एक यांत्रिक तेंदुए का डिजाइन तैयार कर लिया। हालांकि इस मॉडल के स्वरूप में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मैकेनिकल लेपर्ड का यह मॉडल सभी पहलुओं में पुराने मॉडल से कहीं बेहतर है। डिंग डिंग, अयान सक्सेना ने आरव कपूर को फोन किया। भाई लिन, क्या बात है? आरव कपूर ने तुरंत फोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अयान सक्सेना, आरव कपूर, मैंने एक रोबोट डिजाइन किया है। आपको इसे सीखने के लिए कुछ लोगों को संगठित करना चाहिए। गायब उपकरण खरीदें और उत्पादन लाइन को समायोजित करें। आरव कपूर की आंखें चमक उठीं। भाई लिन, मैं तुरंत इसका प्रबंध कर दूंगा। अयान सक्सेना ने कहा, उत्पादन की मात्रा इतनी जल्दी बढ़ने की उम्मीद नहीं है, इसलिए आपको जल्दी करनी चाहिए और कुछ यांत्रिक तेंदुए बनाने चाहिए। ओह, इसके लिए एक खास मिश्र धातु की आवश्यकता होती है। यह मिश्र धातु गोपनीय है, इसलिए कृपया इसे गोपनीय ही रखें। आरव कपूर दंग रह गए और पूछा, भाई लिन, यह मिश्र धातु क्या है? क्या आपने किसी से यह मिश्र धातु मेरे पास भेजने के लिए कहा था? फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने अरुण राव से दोबारा संपर्क किया। कमांडर जू, एक नए प्रकार का यांत्रिक तेंदुआ विकसित किया गया है। मुझे सुपर मिश्र धातुओं के एक बैच की आवश्यकता है। क्या ये ठीक है? अरुण राव की आंखें चमक उठीं। मिस्टर सक्सेना, कोई समस्या नहीं है। आपके द्वारा विकसित सुपर मिश्र धातु में कई दुर्लभ धातुओं का उपयोग किया गया है, इसलिए यदि ये लीक हो जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अरुण राव ने कहा। अयान सक्सेना, वे विमान में रहस्य लीक कर सकते हैं। इसे जितना संभव हो सके उतना गोपनीय रखना बेहतर है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को कारखाने में भेजिए। अरुण राव ने तुरंत सहमति दे दी। चूंकि अयान सक्सेना का ऐसा अनुरोध था, इसका मतलब था कि यह यांत्रिक तेंदुआ मूल तेंदुआ से कहीं बेहतर होगा। ये पता चला है कि उत्पाद को विदेशी व्यापार संस्करण के रूप में निर्यात किया जा सकता है और अगला उत्पाद हमारा अपना यांत्रिक तेंदुआ होने का अनुमान है। 2 दिन बाद 3 सिर वाला यांत्रिक तेंदुए का हाथ बनकर तैयार हो गया। ये रोबोट सुपर मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। ये यांत्रिक तेंदुआ बहुत हल्का, तेज और अधिक मजबूत प्रतिरक्षा वाला है। अरुण राव, अमर यादव और अन्य लोग यानहुआंग रोबोट कंपनी पहुंचे। आरव कपूर और अन्य लोगों ने उनका अभिवादन किया। कृपया। आरव कपूर उन्हें रोबोट परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बड़े गोदाम में ले गए। 3 मैकेनिकल पैंथर पहले से ही गोदाम में हैं। उनमें सिस्टम लोड कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका परीक्षण नहीं किया गया है। आरव कपूर थोड़ा घबराया हुआ था। हालांकि कंपनी के विशेषज्ञ काफी विश्वसनीय हैं और उनके पास मजबूत व्यवहारिक कौशल हैं, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ है। क्या होगा अगर कोई समस्या आ गई या परीक्षण विफल हो गया? घबराओ मत, जियाओ झांग, अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सभी श्री सक्सेना के दादा दादी हैं। अमर यादव ने भी कहा, ये सही है। आरव कपूर ने राहत की सांस ली। नेताओं, भाई लिन ने कहा है कि वे परीक्षण के लिए तैयार हैं। क्या अब हम शुरू करें? अरुण राव और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। नंबर 1, आप गति परीक्षण के लिए रनवे का चक्कर लगाएंगे।
आरव कपूर ने ऑर्डर दिया। पुकारें। यांत्रिक तेंदुओं में से एक तुरंत बाहर भागा। अध्याय 468, शक्तिशाली यांत्रिक तेंदुआ। इतनी तेजी। अरुण राव और अन्य लोगों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने यांत्रिक तेंदुए के पुराने मॉडल पर कुछ परीक्षण किए और पाया कि इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है, जो पहले से ही बहुत तेज थी। लेकिन ये पिछले वाले से बहुत पीछे है। जल्द ही गति परीक्षण समाप्त हो गया और स्पीडोमीटर ने दिखाया कि यांत्रिक तेंदुए की गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। चीता 30 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकता है, जो चीते से धीमी है लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली है। इतनी तेजी। यदि आप इस गति से हमला करेंगे तो दुश्मन के लिए आपको मारना मुश्किल होगा। अमर यादव बहुत उत्साहित थे। शीर्ष एथलीटों की गति लगभग 10 सेकंड प्रति सेकंड होती है, जो शीर्ष मानव एथलीटों की तुलना में लगभग दोगुनी है। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी तेज गति से अगर ये दुश्मन से टकराएगा तो संभवतः उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो जाएंगे। वे बिना बंदूक के भी बहुत मजबूत हैं। आरव कपूर, नेताओं, अब हम बाधाओं से गुजरेंगे और योग्यता परीक्षण पास करेंगे। यांत्रिक तेंदुआ नंबर 1 फिर से बाहर निकल आया और यह बाधा क्षेत्र में बहुत लचीले ढंग से आगे बढ़ा। हालांकि यह असली तेंदुए जितना लचीला नहीं था, लेकिन ये भी बहुत लचीला था। अमर यादव को ईर्ष्या हुई। अच्छी चीज, इस चीज से उनके छापे ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। कभी कभी उन्हें वहां पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस कुछ यांत्रिक तेंदुए भेजकर दुश्मन से निपटा जा सकता है। तीसरा आइटम बाढ़ परीक्षण है। चौथा परीक्षण हस्तक्षेप विरोधी परीक्षण है। पांचवा शीर्ष हमले का माप। अरुण राव और अन्य लोगों ने यांत्रिक तेंदुए को अपने पंजे फैलाते हुए देखा। पंजों ने लोहे के टुकड़े को खुरच दिया, जिससे प्लेट पर पंजों के गहरे निशान पड़ गए। यदि ये किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टस्क, यह अच्छा है। अमर यादव मुस्कुराए। कुछ वातावरण शूटिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते, दूरी छोटी होती है और यह रैमिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता। ऐसे में पंजे बहुत उपयोगी होते हैं। टकराना। यांत्रिक तेंदुए की पूंछ लकड़ी के एक टुकड़े से टकराए। लकड़ी कटोरे जितनी मोटी थी, लेकिन वह सीधे टूट गई। बैंग बैंग। तभी यांत्रिक तेंदुए का मुंह खुल गया। वास्तव में इसके मुंह में एक बंदूक की नली छिपी हुई थी और 2 गोलियां सटीक निशाने पर लगीं। जियो झांक, तुम्हारे शरीर में कितनी गोलियां हैं? अमर यादव ने पूछा। आरव कपूर, लीडर, मेरे शरीर में राइफल की 10 गोलियां हैं। अगर वे खत्म हो जाएं तो आप वापस जाकर और गोलियां डाल सकते हैं। अमर यादव ने सिर हिलाकर कहा, ये बढ़िया है। जब भारी गोलाबारी की जरूरत नहीं होती तो शरीर पर हथियार लगाने की जरूरत नहीं होती। राइफल की 10 राउंड गोलियां कई स्थितियों से निपटने में सक्षम हैं। आरव कपूर, लीडर, अगला चरण रक्षा परीक्षण है। अमर यादव ने खुद को भी राइफल से गोली मार ली। राइफल की गोलियां पैंथर को बहुत कम नुकसान पहुंचाती हैं। आंख में कैमरा लगने से ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन 2 कैमरों पर सटीक निशाना लगाना मुश्किल है। बैंग बैंग। अमर यादव ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया। हल्की स्नाइपर राइफलें भी इस प्रकार के यांत्रिक तेंदुए को नष्ट नहीं कर सकती। हालांकि भारी स्नाइपर राइफलें अभी भी ठीक हैं। हालांकि भारी स्नाइपर राइफलें ले जाना बहुत असुविधाजनक है और देश में बहुत कम दुश्मन भारी स्नाइपर राइफलें ले जाते हैं। जियो झांग, ये यांत्रिक तेंदुआ बहुत अच्छा है। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कब होगा? अमर यादव ने उत्साह से पूछा। उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ मिशन काफी खतरनाक होते हैं। आरव कपूर ने कहा, उत्पादन लाइन को बहुत संशोधित करने की आवश्यकता है और अधिक उपकरण जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें आधे महीने से अधिक समय लगने का अनुमान है। वायलिन ओवरटाइम की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए यदि हमें ओवरटाइम करना पड़ा तो इसमें 10 दिन लगेंगे। अमर यादव ने सिर हिलाया। बस आधे महीने से थोड़ा ज्यादा समय है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यांत्रिक तेंदुआ कितने दिन तक टिक सकता है? आरव कपूर ने कहा, इसकी उड़ान क्षमता का परीक्षण अभी नहीं किया गया है, लेकिन इसका वजन कम कर दिया गया है, इसलिए इसकी उड़ान क्षमता आधी से भी अधिक हो सकती है। अमर यादव ने संतोष से सिर हिलाया। पुराने मॉडल की बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है और इसे आधा करना काफी प्रभावशाली है। डिंग डिंग। अमर यादव का मोबाइल फोन अचानक बज उठा। नमस्ते फोन का जवाब देने के बाद अमर यादव की भौहें तन गईं। उन्हें खबर मिली कि एक इमारत में कई गैंगस्टर छिपे हुए हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि उस इमारत में कोई बंधक है या नहीं। पुलिस हमले में कई लोग मारे गए और घायल हो गए। अब पुलिस मदद के लिए उनके पास आई है। जियो झांक, चलो ये 2 यांत्रिक तेंदुए उधार लेते हैं। अमर यादव ने बाकी बचे 2 यांत्रिक तेंदुओं की ओर देखा और कहा, यह, नेताजी, मैं तय नहीं कर सकता। यदि आप इसे उधार लेना चाहते हैं तो आपको भाई लिन को फोन करके पूछना होगा। आरव कपूर ने कहा। अमर यादव ने तुरंत अयान सक्सेना को फोन करके सारी बात बताई। स्वाभाविक रूप से अयान सक्सेना को कोई आपत्ति नहीं हुई।
कुछ घंटों बाद रात हो गई। दोनों यांत्रिक तेंदुए अपने स्थान छोड़कर चले गए और अमर यादव ने व्यक्तिगत रूप से कार्यभार संभाला। जो हाओ, अब क्या हो रहा है? अमर यादव ने पूछा। जो हाओ ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। जो हाओ हुई ने बताया, सर, पुलिस ने झांग तियानहू के नेतृत्व में कई ड्रग माफियाओं का पता लगाया है। जब उन्होंने हमला किया तो उन्हें शक्तिशाली गोलीबारी का सामना करना पड़ा। एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। अपराधियों ने कहा कि उनके हाथों में बंधक हैं और इमारत में कई बम दबे हुए हैं। अगर हमारे लोग अंदर गए तो वे भी हमारे साथ मर जाएंगे। अमर यादव ने इमारत की ओर देखा। ऐसे बंधक भी हो सकते हैं जिन्हें भारी गोलाबारी से नष्ट नहीं किया जा सकेगा। एक बार जब उनके लोग इमारत में प्रवेश कर जाते हैं, भले ही वहां कोई बंधक न हो, तो अपराधी इमारत को उड़ा सकते हैं यदि उनके बचने की कोई संभावना न हो। ड्रोन अंदर नहीं आ सकता। हाँ, खिड़कियों पर अदृश्य चोरी रोधी जालियां लगा दी गई हैं। जो हाओ ने कहा। अमर यादव ने रोबोट तेंदुए को तुरंत कार्रवाई के लिए नहीं भेजा। उन्होंने आधी रात तक इंतजार किया और रोबोट तेंदुए को कार्ययोजना के बारे में विस्तार से बताया। कार्रवाई। अमर यादव रोड। 2 यांत्रिक तेंदुओं ने क्रमशः आगे और पीछे के दरवाजे से हमला किया। आगे और पीछे के दरवाजे पहले ही नष्ट कर दिए गए थे। आगे और पीछे के मार्गों में बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं, लेकिन यांत्रिक तेंदुए की आंखों में अवरक्त क्षमताएं हैं और वे अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वे आसानी से बारूदी सुरंगों से बच निकले। क्रैक क्रैक। बदमाशों ने जमीन पर बहुत सारा कांच फेंका और यांत्रिक तेंदुए ने उस पर पैर रख दिया, जिससे कुछ कांच टूट गया। दुश्मन है। रात्रि पहरे पर तैनात एक आदमी चिल्लाया। टिक टिक टिक। उसने तुरंत अपने हाथ में बंदूक लेकर गलियारे में गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ गोलियां मैकेनिकल तेंदुए को लगीं, लेकिन वे उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकी और मैकेनिकल तेंदुए ने भी भागने में सफलता नहीं पाए। टकराना। अगले ही पल उस आदमी के सिर में गोली मार दी गई। भाड़ में जाओ। एक आदमी ने ग्रेनेड फेंका। यांत्रिक तेंदुआ तुरंत गति पकड़ गया। पलक झपकते ही बहुत कुछ चकमा दे गया और विस्फोट के टुकड़ों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पफ। यांत्रिक तेंदुए ने अपने पंजे घुमाकर एक अन्य गैंगस्टर को मार डाला। यह क्या है? मुझे मारो, मुझे जोर से मारो, डाकू सरदार चिल्लाया। उन्होंने बेतहाशा गोलियां चलाईं, लेकिन उनकी चलाई गोलियां टाइप एक्स मैकेनिकल तेंदुए को गुदगुदाने जैसी थीं। जल्द ही क्षेत्र के सभी डाकू मारे गए। यह उनका अड्डा है और यहाँ कोई बंधक नहीं है। बूढ़े सिन्हा, यह अच्छा है। क्या आप हमें ये 2 यांत्रिक तेंदुए उधार दे सकते हैं? पुलिस बल के कप्तान ने उत्सुकता से कहा। वे दौड़े और उन्हें पीटा गया, जिसमें कुछ लोग हताहत हुए। 2 यांत्रिक तेंदुए दौड़े और उन्होंने जल्दी से डाकुओं का सफाया कर दिया। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैंने ये 2 यांत्रिक पैंथर उधार लिए हैं। मैं इन्हें अभी आपके पुलिस बल को नहीं दे सकता। अमर यादव ने दुखी होकर कहा। सुपर मिश्र धातुएं आज भी एक रहस्य हैं। अध्याय 469। एक शक्तिशाली नया घर। पुलिस कप्तान ने पूछा। बूढ़े सिन्हा, क्या आपने ये ग्रैंड मास्टर अर्जुन से उधार लिया है? अमर यादव ने सिर हिलाया और कहा, यह उत्पाद अभी भी टन बनाए रखने के चरण में है, लेकिन आप भविष्य में इसे बढ़ाने में सक्षम होंगे। पुलिस कप्तान ने दोनों यांत्रिक तेंदुओं को ध्यान से देखा। उन्हें कई गोलियां लगी थीं, लेकिन उनके शरीर पर सिर्फ कुछ निशान थे, जिससे उनके आगे के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। ये चीज बस एक घेराबंदी हथियार है। मुझे उम्मीद है कि ये दिन जल्दी आएगा। इस तरह हम क्रूर ड्रग माफियाओं का सामना करते हुए बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। पुलिस कप्तान ने कहा। वे सामान्य अपराधियों का सामना करने में सहज रहते हैं, क्योंकि सामान्य अपराधियों के पास आमतौर पर बंदूकें नहीं होती हैं और वे हताश होकर जवाबी हमला नहीं करते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि ड्रग माफिया के पास बंदूक हो। इसके अलावा उनमें से कई को गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, इसलिए जब वे पुलिस से मिले तो उन्होंने मौत तक संघर्ष किया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अमर यादव रोड। यांत्रिक तेंदुआ उस सुपर मिश्र धातु से ढका हुआ है और कई अन्य चीजें भी इसके साथ कवर की गई हैं। यदि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है तो दूसरों द्वारा चोरी किए जाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा सुपर मिश्र धातुओं जैसी कुछ दुर्लभ धातुओं का 90% से अधिक उत्पादन चीन से होता है और अन्य देशों के लिए इन चीजों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं यह नहीं कर सकता, बात सिर्फ इतनी है कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इतना ही। पुलिस कप्तान की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। इसके बारे में सोचें, अतीत में ड्रग डीलरों को परेशानी होती थी क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती थी, लेकिन भविष्य में कुछ यांत्रिक तेंदुए तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उनके पास साक्ष्यों को कैद करने के लिए कैमरे हैं और जब ड्रग डीलर जवाबी कार्रवाई करते हैं तो वे बंदूक लेकर शाकाहारी भी नहीं होते। यदि उन पर प्रहार भी किया गया तो वे बेकार हो जाएंगे और वे इतने तेज हैं कि ड्रग डीलर भाग नहीं सकते। बूढ़े जो, आप बाकी का ध्यान रखें।
हम पीछे हट रहे हैं। इन 2 यांत्रिक तेंदुओं को मास्टर अर्जुन को वापस करना होगा। अमर यादव और उसके आदमी तुरंत वहां से चले गए। जो हाव और अन्य लोग थोड़े उदासीन थे। जब वे यहां पहुंचे तो मैकेनिकल पैंथर ने बिना एक भी गोली चलाए ड्रग डीलरों के पूरे गिरोह को आसानी से निपटा दिया। मैजिक सिटी में अयान सक्सेना और उसका परिवार वापस लौट आया। जियुवान समुदाय में जाने के बजाय अयान सक्सेना और उसके दोस्त सीधे उसके घर चले गए। बहुत खूब, वह सुंदर है, अनिंदिता सक्सेना ने आश्चर्य से कहा। अयान सक्सेना द्वारा स्वयं डिजाइन किया गया यह विला बहुत खूबसूरत है और इसके चारों ओर के पेड़ और घास भी अच्छी तरह से बनाए रखे गए हैं। प्रिय, क्या ये बहुत बड़ा है? रोशनी मेहरा ने आश्चर्य से कहा। उसने अनुमान लगाया कि पहली मंजिल 500 वर्ग मीटर की थी और जमीन से ऊपर 3 मंजिलें थीं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, प्रत्येक मंजिल 500 वर्ग मीटर है। पहली और दूसरी मंजिल पर लोग रहते हैं और तीसरी मंजिल पर लोग नहीं रहते हैं। तीसरी मंजिल वह सुरक्षा मंजिल है जिसे मैंने डिजाइन किया है। सुरक्षा स्तर? रोशनी मेहरा हैरान थी। अयान सक्सेना, अंदर कई ड्रोन होंगे। जब हमला होगा तो ड्रोन तुरंत तैनात किए जाएंगे। जब हमला किया जाएगा तो एक यांत्रिक तेंदुआ भी जमीन पर दिखाई देगा। लिन हाई ने विला को देखा और कहा, एक अतिरिक्त परत इंसुलेशन प्रदान करेगी और ऊपर से गिरने वाले बमों से भी सुरक्षा करेगी। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। कंक्रीट की प्रत्येक परत बहुत मोटी है, इसलिए इसे साधारण मिसाइलों का प्रतिरोध करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने इंसुलेशन पर विचार नहीं किया। पूरे विला में तापमान और आर्द्रता स्थिर रहती है, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। अनिंदिता सक्सेना ने प्रसन्नतापूर्वक आग्रह किया, पिताजी, चलिए जल्दी से अंदर चलें, मैं अपने दादा दादी का घर देखना चाहती हूँ। ठीक है। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को संभाला और रोशनी मेहरा को आगे बढ़ाया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे तो वह अपने आप खुल गया। माँ और पिताजी, विला में एक स्मार्ट बटलर है। स्मार्ट बटलर का नाम जियाओबेई है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उसे कॉल कर सकते हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। सिमरन ने टीवी चालू कर दिया। हाँ मास्टर, एक धीमी आवाज सुनाई दी। टीवी तुरंत चालू हो गया। यह जियाओबेई स्वाभाविक रूप से अयान सक्सेना द्वारा बनाया गया एक मानव प्राणी है, लेकिन अयान सक्सेना ने विला में इसके कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है। लिन हाई और अन्य लोगों के लिए आक्रमण का आदेश देना असंभव था। पिताजी, यहाँ बहुत अच्छा है। यह शाही राजधानी के घर से बेहतर है, जो थोड़ा पुराना है। अनिंदिता सक्सेना दौड़कर आई और चारों ओर देखकर बोली। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विला 20 साल पहले बना था, इसलिए इसका थोड़ा पुराना होना स्वाभाविक है। बेटा, ये जगह अच्छी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। तुम्हारे पिता और मेरे लिए यहाँ स्वच्छता बनाए रखना आसान नहीं है। चेन मेई रोड। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह कोई समस्या नहीं है। मैं एक घरेलू काम करने वाला रोबोट डिजाइन करूंगा और सारा घरेलू काम करने वाले रोबोट द्वारा संभाला जा सकेगा। चेन मेई की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। क्या सभी घरवाले बाहर आने वाले हैं? अयान सक्सेना, पहले हम खुद ही यह कोशिश करके देखें। मुझे नहीं लगता कि अब घरेलू रोबोटों को बाजार में लाने का समय आ गया है। वे सफाई कर्मियों और बच्चों की देखभाल करने वालों की सारी नौकरियां छीन लेंगे। रोशनी मेहरा, हनी, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप कीमत ऊंची रखेंगे तब तक ये समस्या नहीं होगी। आप एक हाउसकीपिंग रोबोट को $2 मिलियन में बेच रहे हैं। एक साधारण परिवार ऐसा हाउसकीपिंग रोबोट कैसे खरीद सकता है? अयान सक्सेना ने असमंजस में पूछा, हम इसे कैसे बेचेंगे? रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक घर की नौकरानी अच्छा काम कर सकती है, कई अमीर लोग निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेंगे। वे अपने घरों में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। अमीर लोग गोपनीयता और सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अयान सक्सेना इसके बारे में सोच रहे थे। आपके पास एक मुद्दा है। इसका उपयोग वैश्विक उच्च स्तरीय बाजार पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा ने संदेह से कहा, हनी, प्रत्येक मंजिल 520 वर्ग मीटर है, लेकिन जब मैं अंदर आई तो मुझे लगा कि अंदर की जगह इतनी बड़ी नहीं थी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए बताया, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? इस विला की दीवारें आम विला की दीवारों से कहीं ज्यादा मोटी हैं। दीवारें तोपखाने और आम मिसाइल हमलों का सामना कर सकती हैं। विला की सभी खिड़कियां दोहरी परत वाली बुलेटप्रूफ कांच की हैं। जब तक आप विला के अंदर हैं, आप मूलतः सुरक्षित हैं। ये कहकर अयान सक्सेना लिफ्ट की ओर चला गया। रोशनी मेहरा और अन्य लोग भी पीछे पीछे चले गए। अयान सक्सेना उन्हें नेगेटिव प्रथम तल पर ले गया। अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा, पिताजी, यह मंजिल बहुत बड़ी है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, भूतल विला केवल 520 वर्ग मीटर में फैला है और 6 भूमिगत मंजिलें 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं। यह मंजिल एक पार्किंग स्थल है और जब बारिश होती है तो हम यहाँ व्यायाम कर सकते हैं। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्त नीचे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए।
ये सुरक्षा स्तर है। यदि दुश्मन प्रवेश करता है तो उसे गहरे क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले इस स्तर से गुजरना होगा। इस मंजिल पर बहुत सारे रोबोट पैंथर और अन्य चीजें होंगी और दीवारों से लेजर या बंदूक की नली भी निकल रही होंगी। चलो चलें, इस मंजिल पर देखने लायक कुछ भी नहीं है। तीसरी और चौथी मंजिल पर मेरी प्रयोगशालाएं हैं। बिना अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना के कुछ शोध में राज्य के रहस्य शामिल हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से इसे नहीं पढ़ सकते। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्त 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, 5वीं और 6ठी मंजिल सुरक्षित बनकर हैं। जब आपको बड़ा खतरा महसूस हो तो आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर मशरूम युद्ध छिड़ जाने पर भी सुरक्षा है। यहाँ संग्रहित आपूर्ति हमें कई दिनों तक चलाने के लिए पर्याप्त है। रोशनी मेहरा हैरान रह गईं। प्रिय, तुमने एक प्रलयकारी किला बना लिया है। अयान सक्सेना, दुनिया शांतिपूर्ण नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण देश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया भर में कई जगहों पर युद्ध चल रहे हैं। मैं भले ही हर समय आपके साथ न रह पाऊं, लेकिन इस तरह का घर होने से मुझे दूर रहने पर अधिक सहजता महसूस होती है। अध्याय 470, क्या आपको अपर्याप्त मारक क्षमता का डर नहीं है? 4 बड़े ट्रक अयान सक्सेना के विला की पार्किंग में पहुंचे। अरविंद नायर और उनकी टीम ने ट्रक से कई सामान उतारने में मदद की। ट्रक में 4 तरह के ड्रोन भरे हुए हैं, बड़े, मध्यम, छोटे और माइक्रो। हर तरह के ड्रोन से पूरा ट्रक भर जाता है। इसमें दर्जनों बड़े ड्रोन और सैकड़ों मध्यम आकार के ड्रोन हैं। हजारों छोटे ड्रोन, हजारों की संख्या में माइक्रो ड्रोन हैं। अरविंद नायर, बड़े ड्रोन को नष्ट मत करो। 4 मध्यम ड्रोन, 10 छोटे ड्रोन और 300 माइक्रो ड्रोन को नष्ट करो, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। नमस्ते श्री सक्सेना। अरविंद नायर और उनकी टीम ने जल्दी से उत्पादों को खोल दिया। विला की तीसरी मंजिल पर जगह सीमित है। बहुत सारी चीजें नहीं रखी जा सकती। उनमें से ज्यादातर को प्रलय के दिन बनकर में भेजे जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा और वह उन्हें फिर से रख देगा। अरविंद नायर, इन्हें बाहर निकालो और इन पर बम लगाओ। अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो ये अपने आप सक्रिय हो जाएंगे और दुश्मन पर जवाबी हमला करेंगे, अयान सक्सेना ने कहा। अरविंद नायर ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना को जिन बमों की जरूरत थी वे पहले ही पहुंचा दिए गए थे। अयान सक्सेना के पास पहले से ही पनडुब्बियां हैं, तो कुछ बम किस काम के? श्री सक्सेना, ये छोटे माइक्रो ड्रोन हस्तक्षेप के प्रति बहुत प्रतिरोधी नहीं हैं। यदि दुश्मन हमला करता है तो वे सबसे पहले विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप पैदा करेंगे, अरविंद नायर ने अयान सक्सेना की याद दिलाए। अयान सक्सेना, मैं जानता हूं कि जब तक हस्तक्षेप है हम सिग्नल के स्रोत पर तुरंत पकड़ बना सकते हैं और हस्तक्षेप स्रोत उपकरण को तुरंत नष्ट करने के लिए मध्यम और बड़े ड्रोन भेजे जा सकते हैं। छोटे माइक्रो ड्रोन काम आ सकते हैं, अरविंद नायर ने सिर हिलाया। ये सच है। छोटे माइक्रो ड्रोन व्यक्तिगत सैनिकों को मार गिराने में बहुत अच्छे होते हैं। माइक्रो ड्रोन का चार्ज भी 10 ग्राम होता है, जो ग्रेनेड के चार्ज का आधा होता है। अगर कोई सैनिक विस्फोट के करीब है तो उसके बचने की संभावना बहुत कम है। 1 घंटे बाद ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। अरविंद नायर और उनकी टीम ने उसमें विस्फोटक भरकर उसे विला की तीसरी मंजिल पर भेज दिया। भले ही वे अप्रत्याशित रूप से फट जाएं, विला में कंक्रीट की मजबूती और मोटाई से कोई नुकसान नहीं होगा। ज़ियाओबेई, तीसरी मंजिल पर ड्रोन को अपने नियंत्रण में ले लो। नियमित गश्त की व्यवस्था करें, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। अच्छा लड़का, ज़ियाओबेई की आवाज गूंजी और 4 मध्यम आकार के ड्रोन उड़ान भरकर निर्धारित मार्ग से बाहर निकल गए। वे हवा में 200 से 300 मीटर तक गश्त करेंगे। यदि बैटरियां कम हो रही हों तो ज़ियाओबेई उन्हें क्रम से वापस आने के लिए नियंत्रित करेगा और जब वे वापस आएंगी तो वे स्वचालित रूप से रिचार्ज हो जाएंगी। ड्रोन गश्त के अलावा जमीन पर भी विभिन्न कैमरे लगे हैं और इस क्षेत्र की सुरक्षा अब बहुत मजबूत है। अरविंद नायर, बाकी लोगों को बनकर तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो अयान सक्सेना ने निर्देश दिए। पार्किंग स्थल में मालवाहक लिफ्ट है, लेकिन ट्रक सीधे उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। नमस्ते श्री सक्सेना। अरविंद नायर और उनकी टीम ने तेजी से काम किया। 4 ट्रक थे जिनमें काफी माल भरा हुआ था। अरविंद नायर और उनकी टीम भी बड़ी थी, इसलिए फोकलिफ्ट से माल चढ़ाना मुश्किल नहीं था। 5वीं और 6ठी भूमिगत मंजिल पर 50 से 60 वर्ग मीटर के कई गोदाम हैं, जिनमें से प्रत्येक में 200 से 300 घन मीटर आपूर्ति का भंडारण किया जा सकता है। एक गोदाम में ड्रोन से भरे 4 ट्रक भी नहीं भरे हैं। ये बहुत खाली है, हमें कुछ और भेजने की जरूरत है, अयान सक्सेना ने बुदबुदाया। अरविंद नायर ने हल्की खांसी करते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, क्या ये काफी है? अगर दुनिया सचमुच खत्म हो गई तो यहाँ मौजूद हजारों ड्रोन सभी दुश्मनों से निपटने के लिए काफी होंगे। अयान सक्सेना ने अरविंद नायर की ओर देखा। अरविंद नायर, एक चीनी होने के नाते क्या आपको अपर्याप्त गोलाबारी का डर नहीं है? ओह, ये सचमुच मौजूद है, अरविंद नायर ने कहा। अयान सक्सेना, बस इतना ही काफी नहीं है।
इसे और अधिक संग्रहित करना बेहतर है, शायद भविष्य में यह उपयोगी हो। कम से कम 300,000 माइक्रो ड्रोन तो होंगे ही, है न? वहाँ हजारों की संख्या में छोटे विमान हैं। मध्यम और बड़े ड्रोन कम होने चाहिए। ड्रोन जगह घेरते हैं और मेरे पास यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है। अरविंद नायर और अन्य। क्या 300,000 ड्रोनों का भंडारण युद्ध के लिए है? लेकिन उन्हें नहीं लगा कि अयान सक्सेना बगावत करना चाहता है। सबसे पहले तो अयान सक्सेना ने देश की बहुत मदद की। दूसरी बात यह कि देश की हाइपरसोनिक मसालेदार स्ट्रिप्स शाकाहारी नहीं हैं। भले ही वे बनकर को नष्ट न कर पाएं, लेकिन वे जमीन को उड़ा सकते थे। पूरा बनकर जमीन के नीचे दबा हुआ था और अयान सक्सेना और उसकी टीम बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके अलावा छोटे और सूक्ष्म ड्रोनों की उड़ान का समय सीमित होता है और देश के खिलाफ जाना बेकार है। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। बनकर की गहराई में भी एक सिग्नल है। राजकुमार हेल, क्या बात है? अयान सक्सेना ने फोन पर जवाब दिया। फोन के दूसरी तरफ शेख हैदर ने तुरंत जवाब दिया, प्रिय लिन, हम अच्छे दोस्त हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको अपने चीनी रीति रिवाजों के अनुसार अपने दोस्तों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए? अयान सक्सेना, शेख हैदर, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। उसके लिए बेहतर है कि वह चुपचाप बच्चे के जन्म का इंतजार करे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें फिर से आमंत्रित करूंगी। शेख हैदर मुस्कुराया और बोला, तो ऐसा ही है, लिन। मुझे लगा कि तुम अपने दोस्तों को बहुत दूर भूल गए हो। लिन, क्या नया यांत्रिक तेंदुआ जारी किया गया है? अयान सक्सेना, उन्होंने कहा। शेख हैदर, इसे भूल जाए। यांत्रिक तेंदुए का नया मॉडल फिलहाल विदेश में नहीं बेचा जाएगा। शेख हैदर ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, लिन, ये बहुत दुख की बात है। भले ही नया यांत्रिक तेंदुआ अधिक महंगा हो, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। अयान सक्सेना का दिल द्रवित हो गया। शेख हैदर, नया मैकेनिकल तेंदुआ आपको नहीं बेचा जा सकता। कुछ समय बाद कुछ अन्य उत्पाद भी आएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसमें रुचि रखते हैं। शेख हैदर ने जल्दी से पूछा, लिन, यह क्या है? अयान सक्सेना, यह एक घरेलू रोबोट है। ये लगभग 2 महीने में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा और विदेशों में इसकी बिक्री कीमत $300,000 है। हेल थोड़ा निराश था। लिन, क्या वह यू बोट नहीं है? अयान सक्सेना, नहीं, ये शुद्ध घरेलू काम करने वाला रोबोट है। ये रोबोट अधिकांश घरेलू काम कर सकता है। अगर आपकी इसमें रुचि नहीं है तो इसे भूल जाए। शेख हैदर ने एक पल सोचा और कहा, लिन, हमारे शाही परिवार में नौकर हैं और उनकी वफादारी कोई समस्या नहीं है। हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत से अमीर लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं पहले 1000 का ऑर्डर दूंगा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, यह आप पर निर्भर है कि आप कितना बेचना चाहते हैं। फ़ोन रखने के बाद अयान सक्सेना कंप्यूटर के सामने व्यस्त हो गया। हालांकि ज़ियाओबेई एक कृत्रिम बुद्धि है, लेकिन वह अपने मस्तिष्क में मौजूद जानकारी को नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसे इसे मैन्युअल रूप से इनपुट करना पड़ता है। अगले दिन अयान सक्सेना ने ये जानकारी आरव कपूर को दी। आरव कपूर, इस तरह की चीज़ें बहुत उपयोगी नहीं हैं। कृपया किसी को 10 ऐसी चीज़ें हाथ से रगड़ने के लिए कहें। गंदगी साफ करने के लिए मुझे इनकी तत्काल आवश्यकता है। अयान सक्सेना ने आरव कपूर को भेजा मैसेज। उत्पादन लाइन अभी तक स्थापित नहीं की गई है, इसलिए विभिन्न भागों को केवल हाथ से ही बनाया जा सकता है। यानहुआंग जिलीरेन कंपनी में अब कई विशेषज्ञ हैं, इसलिए उनके लिए पहले उपयोग करने के लिए 10 की भर्ती करना मुश्किल नहीं है। भाई लिन, मैं तुरंत इसका प्रबंध कर दूंगा। आरव कपूर जल्दी ठीक हो गए। उन्होंने तुरंत ही कंपनी में अनुसंधान के लिए कई विशेषज्ञों को बुलाया। ये डिज़ाइन बिल्कुल अद्भुत है। जब तक सॉफ्टवेयर अच्छा है, हार्डवेयर को देखते हुए ये घरेलू रोबोट कुछ भी करने में सक्षम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में कोई समस्या कैसे हो सकती है? श्री सक्सेना हार्डवेयर की तुलना में सॉफ्टवेयर में अधिक मजबूत हैं। विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं। आरव कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग अपनी रिसर्च पूरी करके काम पर लग जाओ। बॉस को इन हाउसकीपिंग मशीनों की तत्काल जरूरत है। सभी ने सिर हिलाया। उन्होंने अपना शोध व्यवस्थित तरीके से शुरू किया और शोध पूरा होने के बाद एक एक करके कार्य सौंपे। नीचे दिए गए लोगों को बस एक एक करके भाग बनाने की जरूरत है। वह खरीद जो प्राप्त की जा सके। यदि आप इसे खरीद नहीं सकते तो इसे स्वयं बनाइए। अध्याय 471 घरेलू रोबोट यहाँ है। राजीव कुमार, सविता मेहरा और अन्य लोग अयान सक्सेना के घर आए। पूरे विला का दौरा करने के बाद वे प्रशंसा से भर गए और कहा कि यह विला उनके पिछले विला से कहीं बेहतर है। पापा, माँ, आपके कमरे भी यहीं हैं। आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सविता मेहरा, चलो इस मौज मस्ती में शामिल ना हो। हम जहाँ हैं वहाँ से केवल आधे घंटे की ड्राइव है। हम कुछ ही समय में यहाँ पहुँच सकते हैं। राजीव कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं और आपकी माँ उन पुराने पड़ोसियों को छोड़कर नहीं जा सकती।
दादी और दादाजी, कृपया अक्सर आया करो, अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। सविता मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया और कहा, शीशी, चिंता मत करो, तुम्हारी दादी जरूर अक्सर आएंगी। तुम भी अपनी दादी के घर जा सकती हो। अब सविता मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना को बहुत आसानी से पकड़ लिया। वह और अयान सक्सेना की मां पहले से ही काफी उन्नत हो चुकी थीं और अब वे 7 या 8 सामान्य वयस्क पुरुषों से लड़ सकती थीं। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना, मेंग याओ के बच्चे को किस अस्पताल में ले जाना चाहिए? सविता मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना, मां, मेंग याओ अस्पताल नहीं जाना चाहती। हमारे घर पर बेहतरीन चिकित्सा उपकरण हैं। मैं एक बेहतरीन प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाऊंगा जो आकर उसका घर पर ही इलाज करेंगे। सुरक्षा के लिए अस्पताल जाना अधिक परेशानी भरा है। अयान सक्सेना के चिकित्सकीय कौशल के कारण वह खुद सर्जरी कर सकता था, लेकिन रोशनी मेहरा नहीं चाहती थी कि अयान सक्सेना उसके लिए ये सर्जरी करे। वह अभी भी किसी अन्य डॉक्टर से मदद मांगने की उम्मीद रखती हैं। बेशक, हमें एक महिला डॉक्टर से पूछना होगा। जब तक सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है, तब तक मेरे परिवार को कोई परेशानी नहीं है, सविता मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। मैं मेंग याओ को बाद में कुछ इंजेक्शन लगा दूंगा। उसका दर्द कम हो जाएगा और वह आसानी से नीचे आ सकेगी। रोशनी मेहरा के पहले बच्चे का जन्म सामान्य तरीके से हुआ था और यह जन्म भी सामान्य तरीके से हुआ। गर्दन के चारों ओर कोई गर्भनाल या कुछ भी नहीं, सविता मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने कहा, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन मैं अपनी आंतरिक शक्ति से इसे समायोजित कर सकता हूँ, इसलिए मेंग याओ के बच्चे को यह समस्या नहीं होगी। राजीव कुमार ने सविता मेहरा की ओर देखा और कहा, पत्नी, तुम बस शक कर रही हो। तुम्हें तो पता ही है कि अयान सक्सेना इलाज में कितना अच्छा है। हमारी बेटी को क्या दिक्कत हो सकती है? सविता मेहरा ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। क्या मैं नहीं पूछ सकता? अर्जुन सक्सेना, क्या मेंग याओ की नियत तारीख निश्चित की जा सकती है? अयान सक्सेना ने कहा, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अभी भी 10 दिन हैं, लेकिन मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ को पहले ही आने के लिए कहूंगा ताकि मेंग याओ का जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। सविता मेहरा ने सिर हिलाया। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। आरव कपूर ने अयान सक्सेना को फोन करके कहा, भाई लिन, तुमने जो 10 घरेलू रोबोट मांगे थे वे बन गए हैं। क्या हमें इसे सीधे आपके पास भेजना चाहिए या हमें पहले प्रोग्राम इंस्टॉल करके उसका परीक्षण करना चाहिए? अयान सक्सेना, बस इसे लोड करें और भेज दें। कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे बाद एक ट्रक आया। यहाँ आरव कपूर ट्रक का पीछा करते रहे। भाई लिन, आपकी पार्किंग बहुत बड़ी है। आरव कपूर ने एक नज़र डाली और आश्चर्य से कहा, 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले इस पार्किंग स्थल में दर्जनों कारें आसानी से खड़ी की जा सकती हैं। ये तो बस एक पार्किंग स्थल है। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, जल्दी करो और सामान नीचे ले आओ। ट्रक ड्राइवर राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य था। अयान सक्सेना और बाकी 2 लोगों ने मिलकर काम किया और जल्दी से 10 बक्से ले गए। अयान सक्सेना ने एक कार्डबोर्ड बॉक्स खोला जिसके अंदर एक घरेलू रोबोट था जो बहुत सारे सुरक्षात्मक फोम से घिरा हुआ था। आप सभी रोबोट बाहर निकाल दें, मैं उन पर नियंत्रण प्रणाली स्थापित करूंगा, अयान सक्सेना ने कहा। 10 मिनट से अधिक समय के बाद आरव कपूर और उनकी टीम ने सभी रोबोटों को बाहर निकाल लिया और अयान सक्सेना ने उन पर नियंत्रण प्रणाली भी स्थापित कर दी। अयान सक्सेना ने एक रोबोट का स्टार्ट बटन दबाया। अचानक उसकी छाती पर एक हल्का नीला प्रभामंडल दिखाई दिया। उसका सिर गोल गोल घूम गया। मास्टर, मैं घरेलू रोबोट नंबर 01 हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक तटस्थ आवाज सुनाई दी। अयान सक्सेना, 01, कृपया पहले स्वयं जांच कर लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी फंक्शन सामान्य रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। भगवान के मालिक, ये घरेलू रोबोट स्वयं की तुरंत जांच कर लेता है। उसके हाथ पैर हिलने लगे और उसकी उंगलियां लचीली गति से चलने लगी, जो सामान्य लोगों से ज्यादा खराब नहीं लग रही थीं। आधे मिनट बाद नंबर 01 ने कहा, मास्टर, स्वपरीक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है और सभी कार्यों का सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। ज़ियाओबेई, 01 को अपने नियंत्रण में ले लो और उसे कुछ काम सौंपो। अयान सक्सेना ने मुंह खोला। भगवान के मालिक, ज़ियाओबेई की आवाज गूंज उठी। आरव कपूर ने आश्चर्य से पूछा, भाई लिन, सिमरन तो है। ज़ियाओबेई एक चतुर बटलर है। इसका उपयोग घरेलू रोबोट को अपना काम करने का आदेश देने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर कोई और इसे खरीदता है तो वह खुद भी इसे आदेश दे सकता है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। बहुत जल्द ही सभी 10 रोबोट सक्रिय हो गए। उनमें से कई लोग पार्किंग स्थल से बाहर निकल गए और रोशनी मेहरा और अयान सक्सेना के माता पिता ने जल्द ही उन्हें देख लिया। चाचा, चाची, भाभी। अयान सक्सेना आरव कपूर को पहली मंजिल पर ले गए। ट्रक ड्राइवर अयान सक्सेना के घर से चला गया।
आरव कपूर, कृपया बैठ जाइए। चेन मेई उत्साह से मुस्कुराए। आरव कपूर बैठ गए और एक रोबोट जल्दी से उनके लिए चाय ले आया। ज़ियाओबेई के नियंत्रण में रोबोट व्यवस्थित तरीके से काम करते थे। लिन हाई ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या इन घरेलू रोबोटों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? अयान सक्सेना मुस्कुराया, पिताजी, बिल्कुल। औजारों के बिना बहुत से घरेलू काम बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते। वे लगभग सभी घरेलू काम कर सकते हैं। वे ठोस अवस्था वाली बैटरियों का उपयोग करते हैं जो बहुत शक्तिशाली होती हैं तथा एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन काम कर सकती हैं। लिन हाई ने पूछा, एक रोबोट की कीमत कितनी है? अयान सक्सेना, सॉलिड स्टेट बैटरियां आजकल थोड़ी महंगी हैं, लेकिन अन्य सामग्रियां अपेक्षाकृत आम हैं। सामग्री की लागत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अनुसंधान और विकास और सॉफ्टवेयर की लागत महंगी है। मैं अनुसंधान एवं विकास तथा सॉफ्टवेयर दोनों के लिए जिम्मेदार हूँ। यदि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तो संभवतः इसे कम से कम $70,000 में बेचा जा सकता है। लिन हाई और चेन मेई बहुत प्रभावित हुए। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयान सक्सेना, हम इसे इतने सस्ते में नहीं बेच सकते। अगर हम इसे इतने सस्ते में बेचेंगे तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कई अन्य रोबोट कंपनियां बच पाएंगी। ये कितने का है? लिन हाई ने उत्सुकता से पूछा। अयान सक्सेना, मैं इसे घरेलू स्तर पर $2 मिलियन में बेचूंगा। विदेश में मैं इसे 400,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पीस में बेचूंगा। यदि आप थोक में खरीदते हैं तो ये 300,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पीस होगा। लिन हाई, मूल कीमत और विक्रय मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है। यह उन अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने का एक हताश प्रयास है। वे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। चेन मेई ने एक रोबोट की ओर देखा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग आलसी हो सकते हैं, लेकिन वे काम नहीं करेंगे। जब तक उन्हें निर्देश दिए जाते हैं, वे काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मालिक, छोटा मालिक जाग गया है। ज़ियाओबेई की आवाज़ गूंज उठी। अयान सक्सेना जल्दी से ऊपर चला गया। अनिंदिता सक्सेना ने आंखें मलते हुए कहा, पापा, क्या मेरा भाई गर्भवती है? अयान सक्सेना मुस्कुराए। हाल ही में अनिंदिता सक्सेना अक्सर यह सवाल पूछती हैं। वह जानती थी कि उसका भाई पैदा होने वाला है और वह उसका इंतजार कर रही थी। अयान सक्सेना ने उसे कपड़े पहनाए और कहा, शीशी, अभी नहीं। मेरा छोटा भाई 1 हफ्ते बाद पैदा होगा, लेकिन घर पर कुछ है। चलो जाकर देखते हैं। जल्द ही अनिंदिता सक्सेना को एक रोबोट नजर आया। मेरे प्यारे छोटे मालिक, मैं हाउसकीपिंग रोबोट नंबर 03 हूँ। रोबोट अनिंदिता सक्सेना के खिलाफ है। अयान सक्सेना ने पहले ही अपने परिवार की जानकारी भेज दी थी। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना को कसकर गले लगा लिया। पिताजी, ये बात कर सकता है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये बात कर सकता है। अगर आप इससे बात करेंगे तो यह आपको समझ सकता है। अगर आप दूध या कुछ और गिराते हैं तो आप इसे बता सकते हैं। यदि आप बिस्तर गीला करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। वे सफाई कर देंगे।